गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज इस पेपर को हम समझेंगे और इसका एक रिवीजन लेंगे। वीडियो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबी ना हो, परंतु कॉन्सेप्ट आपके सारी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये पेपर है स्टूडेंट आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज से मेरा अर्थ यहाँ पर है कि जो लाइब्रेरी में जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे वो नॉन डॉक्यूमेंट्री हो, सबसे पहले तो हम वो समझेंगे और उसके बाद उनका कैटेगराइजेशन होगा और उनमें हमें बताएंगे उनमें मैं बताऊंगा आपको कि उस कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके क्या रहेंगे। तो इसमें आपके 4 ब्लॉक रहेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो अभी हम बात करेंगे ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप कोई लाइब्रेरी या कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं जिनमें रखे हुए सोर्सेज वो डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, मीन्स बुक्स, जर्नल, इंसाइक्लोपीडिया, मैगजीन, रिपोर्ट, थीसिस, डेजर्टेशन, ये इस प्रकार से जो सोर्स होंगे जिनसे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन उन सोर्सों में से इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, चाहे वो पूरा डॉक्यूमेंट देकर या उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर। इसे हम आगे चलकर डिटेल में करेंगे। और फिर जो इनका कैटेगराइजेशन होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा। वो प्रिंट फॉर्म हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो नॉन प्रिंट हो सकती है, वो पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड ये हो सकते हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ब्लॉक वाइज इंपॉर्टेंट 7-8 यूनिट्स में बताऊंगा टोटल, उनको आप करके जाना, रिवीजन हम सब का करेंगे। तो फर्स्ट ये यूनिट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट ये तीनों यूनिट जो है आपकी कवर हो जाएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी ये भी आपकी कवर हो जाएंगी, परंतु हम पढ़ेंगे सभी। तो ये फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप चलिए मेरे साथ इस बुकलेट में, और इस बुकलेट में देखेंगे आप इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे मैंने बताया इनका कैटेगराइजेशन जो है वो किस प्रकार से है। डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स, पब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, मैक्रो और माइक्रो और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो अभी हम नीचे चलते हैं। तो जहां तक बात आती है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, मींस ऐसे सोर्स जो किसी न किसी डॉक्यूमेंट के रूप में, मींस प्रिंट करके लाइब्रेरी में रखे हुए हो, उन सोर्सेज को हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स बोलते हैं। जैसे वो हो सकते हैं आपके बुक्स हो गई, जैसे बुक्स है, और बुक्स में भी बुक्स के टाइप दिए हुए हैं। वो ट्रीटाइज हो सकती है, मोनोग्राफ्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, रेफरेंस बुक हो सकती है। उसके साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स, पीरियोडिकल, पेटेंट। देखिए ये प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्टियरी सोर्स इन्हीं में से निकलेंगे जिन्हें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। परंतु एज ए डॉक्यूमेंट्री सोर्स अगर हम कहें लाइब्रेरी में कौन से होंगे, वो ये होंगे। वो रिपोर्ट हो सकती है आपकी, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो ग्लोब, डायरीज, लेटर्स ये हो सकते हैं जो कि किसी न किसी डॉक्यूमेंट के रूप में आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। उसके बाद नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स की बात करें हम, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन, जैसे लाइब्रेरी में काम करने वाले व्यक्ति, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हो गया, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर हो सकता है, इनविजिबल कॉलेज हो सकता है। तो ये आप जो है एक्सटेंशन वर्कर हो सकता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। देखिए जैसे अब इन ऑर्गेनाइजेशन से या इन मिनिस्ट्रीज वगैरह से हम इंफॉर्मेशन किस प्रकार से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जैसे मैं बात करूं यूनेस्को, तो यूनेस्को कल्चरल, एजुकेशन और साइंटिफिक के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही है। तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाएगी, जो एड प्रोवाइड करेगी या जो अपने पब्लिकेशन पब्लिश करेगी, उनसे भी हमें जो है इंफॉर्मेशन से लेनी होती है। मतलब वो भी एक सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन का। तो इसमें क्या आएगा, आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती हैं, जैसे यूनसिस्ट हो गया, आपका यूनसिस्ट एक प्रोग्राम है जो कि यूजर स्टडी के लिए काम आता है, और जैसे यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, FNO हो गया। तो इस प्रकार से जो ये इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये रहेंगी। उसके बाद गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की बात करूं, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने देखा होगा NEP लागू हो चुकी है हमारे देश में। तो इस NEP से रिलेटेड जितने भी क्लाउजेज उन्होंने बनाए हैं कि भाई स्कूल एजुकेशन कैसी रहेगी, कॉलेज एजुकेशन कैसी रहेगी, क्रेडिट ट्रांसफर क्या रहेगा, तो इससे रिलेटेड एक बुकलेट, एक
पूरा का पूरा खाका एक बना दिया गया है, जिससे हमें NEP के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या उस गवर्नमेंट या उस डिपार्टमेंट से हम वो सूचनाएं ले सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, ये जो गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज में भी होते हैं, और डायरेक्ट मिनिस्ट्री भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, पब्लिशिंग हाउस, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद है, अब जैसे मैंने एक किया आपको डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री के रूप में, जैसे ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन नॉन डॉक्यूमेंट्री, ऐसे ही हम इन डॉक्यूमेंट को एक दूसरी फॉर्म में, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को अलग अलग तरीके से देख सकता है, तो इसकी एक फॉर्म हम इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिंट सोर्स और नॉन प्रिंट सोर्स। ऐसे सोर्स जो प्रिंट फॉर्म में हो वो आपके प्रिंट सोर्स कहलाएंगे, जैसे बुक, पीरियोडिकल, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, फिस्टक्रिफ्ट, रिपोर्ट्स। ये अब ये फिस्टक्रिप्शन जो है ये क्या होता है एक्चुअल में, ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के ऑनर में बहुत सारे लोगों द्वारा दिए गए अपने विचार वो पब्लिश हो जाते हैं, उसको फिस्टक्रिफ्ट कहते हैं। जैसे मैं कहूँ डॉक्टर S.R. रंगनाथन एक ऑनरेबल पर्सन है हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में, तो उसकी रिस्पेक्ट में, उसके ऑनर में जब हम कुछ लिखते हैं, विभिन्न ऑथर्स के द्वारा कुछ लिखा जाता है और वो एक बुकलेट की फॉर्म में आता है, तो उसको हम फिस्टक्रिफ्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजीज भी ये वही हो सकता है, फिस्टक्रिफ्ट का ही एक ग्रुप है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम। फिर है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ना हो, नॉन प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट जो प्रिंट ना होते हो, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डायरी, माइक्रोफोम, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये उसके बाद आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, पब्लिश्ड सोर्स जैसे बुक्स, पीरियोडिकल्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट जो पब्लिश होकर हमारे सामने आते हैं, दीज आर द पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। और एक है अनपब्लिश्ड। तो देखिए ये जो लाइब्रेरी में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स वही हैं, परंतु इनके देखने का नजरिया एक बदल गया है। कोई इन्हें डॉक्यूमेंट्री सोर्स कह सकता है, कोई नॉन डॉक्यूमेंट्री, कोई पब्लिश्ड, कोई अनपब्लिश्ड, कोई प्रिंट, कोई नॉन प्रिंट। तो ऐसे ही आपके जो है ये अनपब्लिश्ड जो है, जो पब्लिश नहीं होते, थीसिस, डायरी, लेटर्स वगैरह जो पब्लिश ना हो, उनको हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 सोर्सेज हैं स्टूडेंट, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक है टेरिटरी मतलब तृतीय श्रेणी सोर्स, सूचना के साधन। तो जहाँ तक बात आती है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में कौन से होते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में वो होते हैं जिनमें सूचनाएं फर्स्ट टाइम पहली बार छपती हैं या पहली बार बनकर पब्लिश होती हैं। वो सोर्स जो है वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं कहूँ जर्नल्स आर्टिकल जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स हो सकता है। कोई रिसर्च है, रिसर्च रिजल्ट जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इनको प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं। तो सिंपली भाषा में अगर हम कहें तो प्राइमरी सोर्स वो सोर्सेज जिनमें सूचनाएं फर्स्ट टाइम बनती हैं, फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट होती हैं, या फिर पहले कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई फैक्ट्स पड़े हुए हैं, उनकी एक नई इंटरप्रिटेशन दी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी सूचनाएं बनती हैं वो दो तरीके से हमारे सामने आती हैं। कोई भी नई चीज़ जो बनती है वो 2 तरीके से, एक होती है इनोवेशंस और एक होती है रिसर्च। तो इनोवेशन में क्या होता है कि बिल्कुल चीज़ें नई बनती हैं। जैसे मान लीजिए साइंस में कोई रिसर्च हुई, कोई इनोवेशन हुई, मतलब एटम बॉम्ब फर्स्ट टाइम जब बना होगा तो वो क्या होगा, वो एक इन्वेंशन होगी, वो एक ऐसी इन्वेंशन जो पहले चीज़ें नहीं थी वो होंगी। और जब भी इन इन्वेंशंस की चीज़ों को हम एकाधिकार प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पेटेंट। और दूसरा होता है रिसर्च में क्या करते हैं, हम ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा हुआ है, ऑलरेडी कोई फैक्ट्स पड़े हुए हैं, परंतु उसके लिए हम एक नई इंटरप्रिटेशन, एक नई व्याख्या प्रदान कर देते हैं। मीन्स उसको रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उसका एक नया प्रारूप हम सामने रखते हैं, तो वो रिसर्च कहलाती है। तो इन दोनों में ये अंतर है। तो ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जहां तक बात है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टोटली डिपेंड होते हैं प्राइमरी सोर्स पर। अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होंगे तो सेकेंडरी सोर्स नहीं बन सकता। जैसे हम बात करें बुक्स की,
बुक्स जो है वो क्या है, वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुतेरे हैं, आगे चलकर हम इन्हें पढ़ेंगे। ए सोर्स विच इज मोर और लेस कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सोर्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इज ए सेकेंडरी सोर्स। ऐसे सोर्स जिनका एग्जिस्टेंस जो है प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड करता है वो कहलाएंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे चलकर इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आप। बात आती है टेरिटरी सोर्स। टेरिटरी सोर्स जो होते हैं, टेरिटरी सोर्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं प्राइमरी सोर्स पर और सेकेंडरी सोर्स पर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये जो है टेरिटरी सोर्स जो है वो नहीं बन सकता। जैसे गाइड टू रेफरेंस सोर्स। अब देखिए रेफरेंस सोर्स, पहले कोई चीज़ प्राइमरी सोर्स में आई होगी, उसका रेफरेंस लेकर सेकेंडरी सोर्स बना होगा। अब इन तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक गाइड प्रोवाइड की जाती है, मतलब यहां तक आप कैसे पहुंच स्थापित कर सकते हैं। तो दीज गाइड्स आर कोल्ड टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में आप आगे चलेंगे। तो ये एक्चुअल में जो लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन सोर्स है उनका एक ओवरव्यू है देखने का कि उनको हम किस किस प्रकार से देख सकते हैं। फिर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दी गई ये व्याख्या कि हम डॉक्यूमेंट्स को, जो इंफॉर्मेशन सोर्स हैं, उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो, मींस जिसमें आप अपने विचार डिटेल में रखते हैं, जिसमें आप जो है ब्रॉड लेवल पर सूचनाएं, एक पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो बड़ी फॉर्म में जो होगा उसको कहलाएंगे मैक्रो। जैसे मैं बात करूं बुक्स जो है वो क्या कहलाएंगी, मैक्रो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जहां तक बात है माइक्रो, जिसमें सूचनाएं, जिसमें डिस्क्रिप्शन जो है संक्षिप्त रूप में होगा, जैसे आर्टिकल्स, जर्नल्स में आर्टिकल वो कुछ ही पेजों का छपता है और यहाँ पूरी की पूरी बुक उस विषय को डिफाइन करती है। तो ऐसे इनमें ये दोनों में ये अंतर है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कॉन्सीव्ड द आइडिया ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो। अब डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग मैक्रो थॉट्स, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर थॉट्स जो हैं वो क्या हो, मैक्रो मतलब डिटेल में, सच एज बुक्स आर कॉल्ड द मैक्रो डॉक्यूमेंट, एंड दोज एम्बेडिंग द माइक्रो थॉट्स, जिसमें विचार संक्षिप्त रूप में हो, छोटे रूप में हो, उनको हम कहेंगे माइक्रो। जर्नल्स आर्टिकल आर माइक्रो डॉक्यूमेंट। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। उसके बाद हम चलेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब जैसे स्टूडेंट्स देखिए, हम जो है ये इंफॉर्मेशन सोर्स बनाते हैं, जैसे प्रिंट फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट फॉर्म बना दी, मतलब एक बुक लिख दी मैंने, तो ये जो फॉर्म है दिस इज अ कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल क्या होगी, जो प्रिंट फॉर्म में नहीं होगी। प्रिंट फॉर्म में कैसे नहीं होगी, जैसे माइक्रोफिल्म की हम बात करें, रिप्रोग्राफ। एक और चीज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर कोई ये कहे कि इस बुक की फोटोकॉपी जो है वो कौन सी फॉर्म होगी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, तो स्टूडेंट वो नॉन कन्वेंशनल होगी, ये ध्यान रखना। और ये जो बुक है इसमें फोनेटिक्स, मतलब सिंबल्स और आपके अल्फ़ाबेट्स और आपके नंबर्स वगैरह यूज करके सूचनाओं को बनाया जाए प्रिंट फॉर्म में, तो वो बुक वगैरह जो है वो कन्वेंशनल कहलाएगी। देखिए दोनों का ही वो है कि भाई आपको सूचनाएं मिलनी चाहिए। एक जो है सिंबल्स को यूज़ करते हुए, एक इसकी फोटोकॉपी करेंगे, और एक माइक्रोफिल्म या पेन ड्राइव में, या हम ये कह सकते हैं कि कोई जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो नॉन कन्वेंशनल इन्फॉर्मेशन होंगी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में ये जो दिए होंगे कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, जैसे ग्रोगन जो हैं उनके द्वारा ये जो लाइब्रेरी में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके द्वारा कैटेगराइजेशन किस प्रकार से किया हुआ है, डॉक्यूमेंट वही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ग्रोगन का आप सोर्स इंफॉर्मेशन का कैरेक्टराइजेशन करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें एक वर्ड ध्यान रखें, साइंटिफिक, क्योंकि ग्रोगन ने जो डॉक्यूमेंट्स का ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है वो ओनली साइंटिफिक लिटरेचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का किया है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो पीरियोडिकल का कैटेगराइजेशन करते हैं, मींस कि भाई पीरियोडिकल कौन से कैटेगरी में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो यहाँ आप कहेंगे इस पीरियोडिकल को साइंटिफिक पीरियोडिकल। आप आगे पढ़ सकते हैं, ग्रोगन आल्सो अटेम्प्ट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द साइंटिफिक लिटरेचर ओनली, हेंस द पीरियोडिकल हेयर मीन्स द साइंटिफिक पीरियोडिकल, रिसर्च रिपोर्ट मीन्स साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि इन्होंने साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, वो चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, नॉन डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, उनका कैरेक्टराइजेशन इन्होंने किया है। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, ग्रोगन साइंटिफिक। तो उसके अकॉर्डिंग, ग्रोगन के अकॉर्डिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से होंगे, पीरियोडिकल्स,
रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, बट ये सब किस में होंगे? साइंटिफिक लिटरेचर, मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इन सब को उन्होंने प्राइमरी कहा है। और इसी प्रकार से उन्होंने जो सेकेंडरी सोर्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका सोचना है कि ये पीरियोडिकल्स मीन्स यहां पर अब एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग और रिव्यू पीरियोडिकल। तो इस पीरियोडिकल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस और इंडेक्सिंग सर्विस ये प्राइमरी सोर्स की हेल्प से बनती है। जैसे मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होती है कि ऑलरेडी जैसे मान लीजिए बहुत सारे जर्नल्स, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के कारण हमारे सामने बहुत सारे जो है जर्नल्स, आर्टिकल्स जो पड़े हुए हैं। तो देखिए यूजर के लिए मीन्स रिसर्च स्कॉलर के पास इतना समय नहीं होता कि वो इन सभी जर्नल्स और इन आर्टिकल से गो थ्रू हो पाए, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो इसे आसान बनाने के लिए लाइब्रेरीज द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कहते हैं। तो होता क्या है, लाइब्रेरी में इनको रिव्यू किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, या फिर आप कहीं बड़े लेवल पर कुछ ग्रुप्स होते हैं वो इनको रिव्यू करते हैं और इनको पूरा ना बताकर इनका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मीन्स पूरे जर्नल को पढ़ा जाएगा और उसे सिर्फ 200 वर्ड में डिफाइन कर दिया जाएगा कि भाई इस जर्नल में आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे जर्नल्स का जो एब्स्ट्रैक्ट निकालकर उसे पब्लिश करा दिया जाता है, या उस एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सूचनाएं जो हैं यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ऐसे ही इनकी इंडेक्सिंग कि भाई कौन सा जर्नल कहां पर मिलेगा, उसमें क्या है, और उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उनकी इंडेक्सिंग जब की जाएगी तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग सर्विसेज। तो ये पीरियोडिकल्स जो है ये प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड हो, क्योंकि देखिए ये जर्नल्स, ये मैगजीन्स ना होती तो इनका एब्स्ट्रैक्ट और इनका इंडेक्स हम कैसे बनाते? नहीं बना सकते। तो ये टोटली डिपेंड है आपके प्राइमरी पर, इसीलिए ये सेकेंडरी कहलाते हैं। उसके बाद है रिव्यू प्रोग्रेस। रिव्यू प्रोग्रेस ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए एक रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को समय समय पर रिव्यू किया जाता है कि कितने हद तक ये हो चुकी है। जैसे मान लीजिए एक रिसर्च में 3 साल लगने वाले हैं, तो हर 6 महीने के बाद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाती है, ताकि रिसर्च स्कॉलर्स जो उस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं उन तक ये ज्ञान पहुंचता रहे कि ये रिसर्च जो है यहाँ तक आ चुकी है, ताकि वो इसे पढ़कर अपनी रिसर्च में क्या नया डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद है इसमें रेफरेंस बुक्स हैं आपकी, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, हैंडबुक, टेबल्स, ये भी इन्होंने क्या कहा है कि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और टेरिटरी सोर्स में इन्होंने ईयर बुक को डाला है, डायरेक्टरीज को डाला है, बिब्लियोग्राफीज को डाला है, गाइड टू द लिटरेचर, लिस्ट, ये सारी चीजें जो हैं इनके अकॉर्डिंग, ग्रोगन के अकॉर्डिंग टेरिटरी सोर्स हैं। तो ये ग्रोगन के अकॉर्डिंग हो गया, साइंटिफिक लिटरेचर याद रखेंगे आप। उसके बाद स्मिथ एंड बोन, इनके द्वारा भी इंफॉर्मेशन सोर्स का कैटेगराइजेशन किया गया है। तो ये कैटेगराइजेशन जैसे वहां सिर्फ साइंटिफिक याद रखा था, अब यहां पर टेक्निकल और ऐड कर देना। इन्होंने जो है साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर के ही इंफॉर्मेशन सोर्सेज का कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि कौन से प्राइमरी में आएंगे, कौन से सेकेंडरी में आएंगे, कौन से टेरिटरी में आएंगे। कैटेगराइजेशन गिवन बिलो इज द जॉर्ज एस बोन एंड द लिंडा सी स्मिथ। इनिशियली सोर्स वर कैटेगराइज्ड बाय द ग्रोगन, मतलब ये कहा है कि अलोंग ग्रोगन ने ही किया हुआ है, थोड़ी सी हेल्प लिंडा की भी ली गई है। तो द फॉलोइंग कैटेगराइजेशन फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, तो ये किसके लिए किया गया है? साइंटिफिक और टेक्निकल। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आप इस प्रकार से कर सकते हैं दोनों में, और इंपॉर्टेंट है ये, रंगनाथन का भी आ सकता है, स्मिथ बोनन का भी आ सकता है और ग्रोगन का भी आ सकता है। तो उसमें प्राइमरी सोर्स ये हैं उनके अकॉर्डिंग, और सेकेंडरी सोर्स ये हैं हैंडबुक, इंसाइक्लोपीडिया ये, और टेरिटरी सोर्स बोन और स्मिथ के अकॉर्डिंग ये हैं। उसके बाद एक रशियन ऑथर रहे हैं, उनके द्वारा भी इनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जिनका नाम है गिलजारी स्विक्सिज। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना आप, गिलजारी वेसिस्किज। तो ये रशियन रहे हैं और ये एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है, ये रशिया के बाहर बहुत कम जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो है कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है इन्होंने 2 ही पार्ट में किया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये चीज ध्यान रखना, बस इन्होंने 2 ही पार्ट बनाए हैं। तो एक हो गया प्राइमरी, प्राइमरी के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग ये चीजें आती हैं, और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग ये आते हैं। टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया ही नहीं हुआ है। तो ये 3 तो हैं, आपको याद रहेंगे। उसके बाद रंगानाथन और सुब्रमण्यम क्या है? सुब्रमण्यम जी के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे भारत के हैं। तो वाइल द कैटेगराइजेशन ग्रोगन, बोन, स्मिथ, गिलिजुस्की
consider the mostly macro document books और सुब्रमण्यम हैज़ आल्सो इंक्लूड द माइक्रो। अब जो ये है ऊपर जिन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है उन्होंने सिर्फ मैक्रो डॉक्यूमेंट्स को ही लिया हुआ है, परंतु सुब्रमण्यम ने माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को भी, जर्नल्स वगैरह को भी इंक्लूड कर एक एक्सक्लूसिव जो है कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। उनके अकॉर्डिंग ये जो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जैसे लेबोरेटरीज, डायरीज, नोट, मेडिकल, ये इस प्रकार के इन्होंने प्राइमरी सोर्स बनाए हैं। और सेकेंडरी सोर्स इनके अकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स, अब्स्ट्रैक्ट, करंट अवेयरनेस सर्विस, डायरेक्टरीज। ये देखो स्टूडेंट चीज़ें वही हैं, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा तो कोई वो नहीं है। ऊपर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रखना कि भाई सुब्रमण्यम ने मैक्रो को भी, माइक्रो को भी जो है ऐड किया हुआ है, और ऊपर 2-3 मैंने बता दिया। और जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उनके द्वारा जो ये कैटेगराइजेशन किया गया है ये 2 तरह से किया हुआ है। एक तो मैक्रो और माइक्रो, जो मैंने आपको पहले बता दिया। मैक्रो जिसमें आप अपने थॉट्स जो हैं ब्रॉड लेवल पर देंगे उसे हम मैक्रो डॉक्यूमेंट कहेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल बुक। और माइक्रो में हम शॉर्ट में जैसे कोई आपका आर्टिकल हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और डेफिनेशन दिया है इनके अकॉर्डिंग, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट भी आप जो है इस तरह से भी कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है, जो मैं पहले बता चुका हूं। आपके नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं और कन्वेंशनल कौन से। कन्वेंशनल जो प्रिंट फॉर्म में जैसे बुक, बट अगर इसकी फोटोकॉपी कर दी जाए तो फोटोकॉपी क्या होगी, वो नॉन कन्वेंशनल होगी। और कोई माइक्रोस्क्रिप्ट्स होगी वो आपकी नॉन कन्वेंशनल होगी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ये लैक ऑफ यूनिवर्सिटी, इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना कि भाई इनके जो जिन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक का और ये सारा जो है, इनमें जो है एक प्रकार की एक रूपता नहीं है। थोड़ा सा इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। ये यूनिट हो गई खत्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट में क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट में है आपका प्राइमरी सोर्स, जो मैंने पहले डिफाइन किया है। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस याद रखना आप कि भाई ये क्या होते हैं। जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल जो फर्स्ट टाइम जो पब्लिश होते हैं, जैसे आर्टिकल, जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वो रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स क्या होती है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी जाती है नियर अबाउट 5000 वर्ड्स में, और इनके ऑब्जेक्टिव्स इनके अंदर जो कंटेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंट्रोडक्शन, अब्स्ट्रैक्ट, और आपका जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एम्स हो गए, थीम्स, सब थीम्स, लिमिटेशन, स्कोप्स, इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड करके हम जो है एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये रिपोर्ट भी आपकी 3 प्रकार की हो सकती हैं, आगे चलकर देखते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो गई आपकी, इनकी फीचर्स वगैरह है, थोड़ा सा इसको देख लेना। जैसे ये प्राइमरी सोर्स था ना, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे डेफिनेशन है, प्राइमरी सोर्स इज अ वन दैट कंटेन्स आइदर वोली और मोस्टली रिसर्च पेपर्स। ऐसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो हैं जिनमें जो है मोस्टली जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी पीरियोडिकल्स। इनकी फीचर्स हैं, इनमें फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है, इसमें डेट, इशू वगैरह जो है वो मेंशन होता है, लिखा हुआ आर्टिकल पब्लिश्ड आर ऑफ द हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, आर्टिकल कंटेन्स समथिंग ओरिजिनल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन, जो मैंने बताया आपको, दे आर ब्रॉट आउट बाय द लर्न बॉडीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो इनके फीचर्स लिख सकते हैं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल इज जनरली इंडिकेटेड, ऑथर का एड्रेस वगैरह इसमें इंडिकेट होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्टिकल आर जनरली गिवन, आर्टिकल इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज, कि भाई कहाँ कहाँ से डाटा लिया है उसका भी एक रेफरेंस दिया। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना और इसका 1-2 एग्जांपल दे देना। आपको कोई भी अगर याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं जनरली, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, जर्नल ऑफ फिजिक्स, इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इनके। तो प्राइमरी पीरियोडिकल हो गए, इनके एग्जाम्पल हो गए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ये एक आपकी रिवीजन क्लास है तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो यहाँ है आपकी रिपोर्ट्स जैसे मैंने बताया 3 प्रकार की होती है, टेक्निकल रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और ट्रिप रिपोर्ट। अब जहाँ तक बात आती है टेक्निकल रिपोर्ट, तो ये टेक्निकल जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है या कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कोई मतलब किसी विशेष टॉपिक पर, इंजीनियरिंग और साइंस के टॉपिक पर कोई मतलब आपको एक रिपोर्ट देनी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो। मीन्स आपको रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, देखिए इसको पढ़िए, दीज रिपोर्ट्स यूजुअली ओरिजिनेट थ्रू द मिशन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और अदर एजेंसीज। ऑफन द एजेंसीज देमसेल्फ डू द एक्सपेरिमेंटेशन करती हैं और उस एक्सपेरिमेंटेशन का पूरा खाका, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, कहाँ तक काम हुआ, कहाँ मतलब आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड किया, तो इसके बारे में बताएंगे। तो वो क्या कहलाएगी, टेक्निकल। जिसमें टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस किया गया हो वो रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट कहलाएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मान लीजिए मैं
एज ए HR मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सुपरवाइजर को बोलता हूं कि आप मुझे पिछले 6 महीने का खाका दीजिए कि किसने क्या काम किया, किसके सैलरी इंक्रीज हुई, किसका क्या हुआ। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट जो हमें मिला था उस पर किसने कितना काम किया है, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुंचा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जब हम ये रिपोर्ट मंगवाते हैं तो ये रिपोर्ट कहलाती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। बात आती है ट्रिप रिपोर्ट की। तो देखिए ट्रिप रिपोर्ट दो प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, या मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको जो है किसी काम के लिए या किसी गवर्नमेंट ट्रिप के लिए जो है आपको बाहर भेज दिया जाता है, जहां आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रिप आपकी रहेगी पूरी, किस किस से मिला, क्या डिस्कस हुआ, क्या रिजल्ट्स निकले, वहां आपने क्या किया, तो उस पूरी ट्रिप का पूरा एक खाका लिखकर और उस पर एक रिपोर्ट बनाकर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी ट्रिप रिपोर्ट कहलाएगी। वो गवर्नमेंट हो सकती है और वो प्राइवेट हो सकती है। जैसे यहाँ एक बार पढ़ें आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंपनी एग्जीक्यूटिव, बिजनेसमैन, स्कॉलर, साइंटिस्ट, मैनी अदर विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरियस मिशन एंड पर्पज। कोई भी मिशन एंड पर्पज है, ड्यूरिंग दिस विजिट दे होल्ड टॉक्स विद देयर काउंटर पार्ट्स, साइन एग्रीमेंट, फाइनलाइज बिजनेस डील्स, अटेंड कॉन्फ्रेंसेज, ये सब आप करते हैं और फिर इसका पूरा खाका तैयार करके एक रिपोर्ट के रूप में देते हैं। ऑन देयर रिटर्न दे यूजुअली सबमिट ए रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, और अपनी अथॉरिटीज को कि भैया आपने उस ट्रिप पर क्या क्या किया। तो दीज आर द आपकी ये दीज आर द ट्रिप रिपोर्ट्स। उसके बाद है एंथोलॉजीज ऑफ पेपर। एंथोलॉजीज ऑफ पेपर या फेस्टक्रिफ्ट कहें हम, ये एक ही बात होती है जब हम किसी ऑनरेबल पर्सन के बारे में अपने विचार विभिन्न ऑथर्स के द्वारा विचार रखे जाते हैं, वो विचार चाहे ऐसे के रूप में हो, पैराग्राफ्स के रूप में हो या किसी आर्टिकल के रूप में हो, तो उन सभी को इकट्ठा करके जब पब्लिश कर दिया जाता है तो दीज आर कॉल्ड फेस्टक्रिफ्ट। तो ये आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड इन ऑनर ऑफ लर्न्ड पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, फेस्टक्रिफ्ट कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल आप यहाँ ये देख सकते हैं, फेस्टक्रिफ्ट ब्रोट इन द ऑनर ऑफ द मिस्टर A.K. गुप्ता। 2003 में एक फेस्टक्रिफ्ट आई थी, भाई उसके ऑनर में जो है कुछ लेटर्स वगैरह लिखे गए थे, उसको पब्लिश कर दिया। आप इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ए फेस्टक्रिफ्ट वाज ब्रोट आउट इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर S.R. रंगानाथन इन 1972। तो ये आप कह सकते हैं। इस प्रकार से वो जो पब्लिश होकर आती है तो फेस्टक्रिफ्ट कहलाती है। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उसमें जो डिस्कस किया जाता है उसको एक फॉर्म प्रोवाइड कर दी जाती है, एक बुकलेट बना दी जाती है। मान लीजिए कॉन्फ्रेंस में 50 आदमी आए, 50 व्यक्तियों ने अपने अपने रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए या फिर उन पर डिस्कशन किया, तो वो जब पब्लिश होकर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो वो बुकलेट जो है वो क्या कहलाएगी, वो कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट। ये सेमिनार भी हो सकता है, काउंसिल, कांग्रेस, ये भी हो सकते हैं। अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पेटेंट मैंने बता दिया आपको। पेटेंट किसको मिलता है, पेटेंट मिलता है कोई भी इनोवेशन करने वाले व्यक्ति को। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉपीराइट और एक होता है आपका पेटेंट। पेटेंट होता है कि आप किसी इनोवेशन से रिलेटेड है, मतलब आपने कोई इनोवेशन की है, आप चाहे साइंस के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और कोई नया प्रोडक्ट आप बना देते हैं, नई खोज कोई कर देते हैं, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है और वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में आता है। वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो उसे भी हम जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और पेटेंट के रूप में जानते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको भी आप प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं। तो इनको जो है थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है। स्टैंडर्ड्स आपको पता है, इसी प्रकार से आप ट्रेड लिटरेचर दे सकते हैं। थीसिस एंड डेजर्टेशन, थीसिस एंड डेजर्टेशन एक अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट होता है। जब आप पीएचडी करते हैं या कोई मास्टर डिग्री करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट, एक पूरी की पूरी रिसर्च करनी होती है, और वो रिसर्च आपकी पीएचडी या मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए होती है, परंतु वो पब्लिश नहीं होती है, तो उसे भी हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें नई इनोवेशंस होती हैं, नई रिसर्च होती है। तो रीप्रिंट्स है एक, रीप्रिंट्स किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बुक लिख दी, जैसे मान लीजिए मैं कोई बुक लिख दूंगा और वो बुक पब्लिश करा दूंगा, तो पब्लिश और उसकी कुछ कॉपीज मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए दे देगा, तो उसे हम कहते हैं रीप्रिंट्स। या फिर जर्नल्स आपने पब्लिश कर दिया, कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, पब्लिशर आपको उस कॉपीज अपने पर्सनल यूज़ के लिए दे देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो रीप्रिंट्स कहलाते हैं। इन्फॉर्मेशन लीफलेट जैसे आपके पम्पलेट्स होते हैं, जैसे ये आप देखते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में, आपके घर पर कोई अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उस न्यूज़पेपर के अंदर वो छोटे छोटे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन वॉचर से या एक पेज आता है दोनों तरफ से या एक तरफ से लिखा हुआ, तो उनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, पम्पलेट्स।
लेबोरेटरी नोट, जो लेबोरेटरी में रिसर्च हो रही है उससे रिलेटेड जब आप बताते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, मीन्स आप लेबोरेटरी में एक रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची, कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ की, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए, उसके रिजल्ट्स क्या आए, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, तो इस तरह का जो पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन एक नोटबुक में देते हैं तो वो कहलाता है आपका लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट। डायरीज जो है, आप जैसे हम बायोग्राफीज वगैरह लिखते हैं या कोई ऑथर अपनी डायरीज लिखता है पर्सनल, तो वो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है बायोग्राफी के लिए। मेमोरेंडम होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए, जब दो संस्थाएं या फिर हम कह देते हैं ना कि मेमो दे दो, मतलब एक याद करने के लिए आप दे दो एक, तो मेमोरेंडम और मेमो इज द शॉर्ट इज यूजुअली डॉक्यूमेंट एड्स आवर मेमोरी बाय रिकॉर्डिंग इवेंट्स ऑब्जर्वेशन टॉपिक विच मे बी इशूड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेमो नहीं दे देते हम, जैसे मान लीजिए भाई याद रखने के लिए, और एक मेमोरेंडम होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या होता है, जब दो संस्थाएं आपस में मिलती हैं, दो संस्थाएं या दो व्यक्ति आपस में या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं और किसी बिजनेस के लिए इकट्ठे होते हैं, डील करते हैं, तो उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कि भाई जो जो क्लाउजेज हैं उनको रिटन फॉर्म देकर और उन दोनों पर सहमति कर लेते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में हम इस प्रकार से, मेरे ये अधिकार रहेंगे, आपके ये अधिकार रहेंगे, इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम मेमोरेंडम कहते हैं। बाकी ये मिनट्स ऑफ मीटिंग ये आगे देखिए स्टूडेंट, ये पेपर जो है ना आपका आगे आकर 228 में भी काम आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ये 228 में भी इससे रिलेट करेगा आपका। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं या किसी लाइब्रेरी में आप काम करते हैं, तो आपका लाइब्रेरियन एक मीटिंग बुलाता है किसी टॉपिक पर, तो उस मीटिंग में जो जो चीज़ें डिस्कस होती हैं मिनट बाय मिनट कि भाई इतने बंदे बुलाए गए, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक डिस्कस हुआ, ये क्लॉज डिस्कस हुए, ये चीज़ें हुई उस मीटिंग में, और कौन अब्सेंट था और कौन जो है प्रेजेंट था, उन सब की डिटेल, मीन्स उस पूरी मीटिंग का एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। ऑफिशियल फाइल हो सकती है। तो ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेंगे। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट आप कर लेते हैं तो आपकी ये अपने आप ही हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्टियरी सोर्स। भाई सेकेंडरी और टर्टियरी सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सेकेंडरी पीरियोडिकल, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स में आपका इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल हो सकते हैं। जैसे वो प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा, क्योंकि हम सेकेंडरी करें। फिर है बिब्लोग्राफीज एक्चुअल में क्या होता है? बिब्लोग्राफीज होता है लिस्ट ऑफ बुक्स कह लो या लिस्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस, एक रिसर्च हो रही है उसकी क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उस पर एक लिस्ट बना देना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च इन प्रोग्रेस। कॉन्फ्रेंस रेफरेंस सोर्सेज जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया आपका, डिक्शनरीज हो गई, ये आपके क्या कहलाएंगे? तो ये इसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, जैसे आपका अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक दो एग्जांपल दे देना इसके, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। टेक्निकल पीरियोडिकल्स हो सकते हैं जो कि किसी टेक्निकल सब्जेक्ट पर हों। टेक्निकल पीरियोडिकल इज अ पीरियोडिकल पब्लिश डिवोटेड टू द टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उस पर कोई पीरियोडिकल पब्लिश हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? टेक्निकल पीरियोडिकल। इसका एक एग्जाम्पल वगैरह अपने आप बनाकर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिब्लोग्राफीज, ए बिब्लोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज सिस्टमेटिकली ऑर्डर, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये अरेंज हो लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की, तो वो क्या कहलाएगी? बिब्लोग्राफीज। अब वो यूनिवर्सल बिब्लोग्राफीज हो सकती है, जैसे मैं सिंपली एक बिब्लोग्राफी के बारे में बताता हूँ कि जैसे यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी हो गई, और ये यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी बुक्स पर है, तो जितनी भी वर्ल्ड के अंदर बुक्स पब्लिश होती हैं उनकी एक लिस्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल bibliography. A universal bibliography is that which list all document, all kinds of material produced in all countries in every language at any time and of themes. तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? आपकी यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी। और उसके बाद एक होती है नेशनल बिब्लोग्राफी। नेशनल बिब्लोग्राफी जैसे इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी कोलकाता, ये यहाँ से पब्लिश होती है और फर्स्ट ये पब्लिश हुई थी 1957 में। तो ये एक्चुअल में क्या है? हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है कलकत्ता में,
वो पब्लिश करती है। तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होती है, नेशन में जितनी भी बुक्स जितने भी क्षेत्रों में पब्लिश होती हैं उन पर एक लिस्ट प्रोड्यूस करना, एक लिस्ट प्रोवाइड करना, वो कहलाएगी नेशनल। वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, जैसे मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो मेरी कंट्री की ये है। तो ए नेशनल बिब्लियोग्राफी लिस्ट पब्लिकेशन प्रोड्यूस फ्रॉम ए नेशन, एक नेशन के द्वारा उसमें प्रोड्यूस होने वाली बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड करना, वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी किसी बिजनेस या किसी ट्रेड से रिलेटेड बिब्लियोग्राफी। मान लीजिए कमर्शियल कोई पब्लिशर है, जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल पब्लिशर है या कोई बुक सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रिंटर है, कोई भी है, जैसे पब्लिशर है, वो जिन जिन बुक्स को पब्लिश करता है उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे, उस लिस्ट को हम ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है कैटलॉग, पब्लिशर्स कैटलॉग एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी, दीज आर द सेम थिंग्स। तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। इसका कोई भी एग्जांपल दे दें, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। ये क्या है, वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होने वाली जितनी भी बुक्स हैं उनकी एक बिब्लियोग्राफी है। बुक इन प्रिंट, न्यूयॉर्क से प्रिंट होती है, फर्स्ट हुई थी 1948 में। इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ये भी एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। तो जितने भी कमर्शियल पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड करना, वो ये कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। मैंने बताया कि कोई रिसर्च हो रही है, लेबोरेटरी में हो रही है या कोई हायर लर्निंग के लिए हो रही है, रिसर्च स्कॉलर्स कर रहे हैं उसको, तो उसकी जो रिसर्च हो रही है वो प्रोजेक्ट की, तो उसके बारे में बताना। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आप रिसर्च स्कॉलर हैं और लाइब्रेरी साइंस में एक रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं मान लीजिए एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूं, तो पूरे वर्ल्ड में मेरे टॉपिक पर कहां कहां रिसर्च हो रही है और कितने हद तक हो रही है, उसकी पूरी प्रोग्रेस आपके पास होगी, तो वो आपकी रिसर्च में काम आएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस सब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप बना रहे हैं, हो सकता है वर्ल्ड में कहीं और बन रही है, तो वो बन रही है तो वो आपकी रिसर्च नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेम थिंग्स हो जाएंगी। तो इसलिए रिसर्च प्रोग्रेस आपके सामने, रिसर्च जो हो रही है उसकी पूरी डिटेल, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तो दीज आर द रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो इसके एग्जांपल ये हैं। रेफरेंस सोर्सेज हो गए आपके, जैसे इंसाइक्लोपीडिया आर द सोर्स हो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक सच अ वे वन कैन गेट होलिस्टिक व्यू ऑफ द टॉपिक। आर्टिकल्स कंटेंट इन दैम इन्फॉर्मेटिव, मतलब इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का इंसाइक्लोपीडिया है और ब्रिटेन से, जैसे मैं कहूँ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तो ब्रिटेन में जितनी भी इन्वेंशन, जितने भी अच्छे काम, जितनी भी कोई रिसर्च हो रही है, तो उस पर पूरा का पूरी नॉलेज होगी। और ये 3 पार्ट में होगी, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 3 फॉर्म में आता है। वैसे इसके 34 वॉल्यूम्स हैं, प्रिंट फॉर्म इसकी अब बंद हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, वो 3 फॉर्म में होता है, एक माइक्रोपीडिया, एक प्रोपीडिया और एक मैक्रोपीडिया। तो एक घटना घटी, मान लीजिए एक इन्वेंशन हुई ब्रिटेन में, तो उसका संक्षिप्त रूप जो है माइक्रो फॉर्म में आएगा, फिर उसका डिटेल रूप मैक्रो में आएगा और उसका इंडेक्स जो है वो प्रोपीडिया में आएगा। तो इस प्रकार से ये इंसाइक्लोपीडिया जो है एक प्रकार का स्टोर हाउस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब मान लीजिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस में जितनी इन्वेंशन होगी वो सारी की सारी इस इंसाइक्लोपीडिया में होगी। और अगर वो हमारे इंडिया का है तो उसमें सिर्फ इंडिया को ही कवर किया जाएगा। तो ये अलग अलग होते हैं। डिक्शनरीज आपको पता है क्या होती हैं, हैंडबुक आपको पता है क्या होती हैं। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लेंगे। टेक्स्ट बुक आपको पता है, ट्रांसलेशंस आपको पता है, तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या हैं, आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब है टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी कैटलॉग को भी हम क्या कहेंगे, टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ये भी आपका जो है सोर्स ऑफ टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। गाइड टू लिटरेचर, गाइड टू लिटरेचर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए लिटरेचर से मेरा मतलब यहाँ पर ड्रामा, फिक्शन, पोइट्री नहीं है। लिटरेचर से यहाँ मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट का पूरा लिटरेचर। जैसे मैं कहूँ फिजिक्स लिटरेचर, इट मीन्स फिजिक्स पर जितना भी अवेलेबल मटेरियल है लाइब्रेरी में, उसको जब हम एक रूप में एक साथ देखते हैं तो वो कहलाता है फिजिक्स लिटरेचर। तो गाइड टू लिटरेचर कब काम आती है, जैसे मान लीजिए एक रिसर्च स्कॉलर है, वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, तो
उसे एक एक्सेस चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं वहाँ तक उसे पहुँच स्थापित करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? वो डॉक्यूमेंट गाइड हो सकती है, मतलब गाइड टू लिटरेचर हो सकता है उसमें इंडेक्सिंग करके दी हुई हो कि भाई XYZ जो भी रिसर्च हो रही है वो आपको यहाँ मिलेगी। तो ऐसे कुछ पब्लिकेशंस आते हैं गाइड के रूप में, तो वो ये हैं डायरेक्टरीज ऑफ डायरेक्टरीज। तो ये स्टूडेंट आपके टर्टियरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। एक हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर चलेंगे, ये है आपका क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये जो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इनको आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हमें जब लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट लेने होते हैं तो इन पर बहुतेरा पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा कहीं गलत ना खर्च हो जाए। जब हम उसे खरीदते हैं, जब हम उसे परचेज करते हैं, तो हम उसको एक बार चेक करें, उसका मूल्यांकन करें कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें उस डॉक्यूमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और इवैल्यूएट करने के लिए कुछ आधार हमें अपने सामने रखने पड़ेंगे, जिन आधारों पर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। मीन्स उसकी बाइंडिंग अच्छी है या नहीं है, वो सब्जेक्ट, उसका स्कोप क्या है, वो कितनी डिटेल में सूचनाएं प्रोवाइड करता है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जिस पब्लिशर से आप ले रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो पेज है, उसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी है या नहीं है, उसमें जो कंटेंट्स का अरेंजमेंट है वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस, मतलब उसमें क्या क्या खामियां हैं, वो उसका एक रिव्यू जो है वो हो कि लोगों ने उसके बारे में कैसे रिव्यू दिए हुए हैं, अच्छे हैं या बेकार हैं। तो वो तो पहले तो हम समझेंगे ये चेकलिस्ट कि भाई इन आधारों पर हमें जो है किसी भी रेफरेंस सोर्स को इवैल्यूएट करना है। फिर वन बाय वन आप इनको किसी को भी इवैल्यूएट कर लेना, एक बार इसको समझ लो आप, तो फिर आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे अब पास्ट रिकॉर्ड की बात करें, चेकलिस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन मींस दीज आर द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स हैं पास्ट रिकॉर्ड, अथॉरिटी और ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, स्कोप, ये कुछ आधार हैं जिन पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे पास्ट रिकॉर्ड की बात करूं, जहां जिस पब्लिशर से आप ये ले रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, चाहे आप डिक्शनरी ले रहे हैं, चाहे आप इंसाइक्लोपीडियाज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, मीन्स उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसका अगर हम एक एडिशन खरीदते हैं तो नियर अबाउट ये कितने का, 70,000 रुपये, मतलब 7 लाख रुपये तक का पड़ता है ये। तो ऐसे इतना पैसा खर्च करने से पहले उसे हमें पता तो होना चाहिए मार्केट में उस पब्लिशर की वैल्यू क्या है, वो किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पास्ट रिकॉर्ड में क्या, जहाँ से आप खरीद रहे हैं, जिस पब्लिशर से खरीद रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, अच्छा है या लोगों के द्वारा रिव्यूज़ के अच्छे हैं, तो हम वहाँ से खरीदेंगे। और अगर इसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है तो हम क्यों खरीदेंगे। तो फर्स्ट है ये। दूसरा है अथॉरिटी। Authority, the authoritativeness of the reference book is usually judged on the basis of the qualification, reputation, experience of the author। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट का ऑथर जो है वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है, वो पॉपुलर है या नहीं है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता है, वो उसके द्वारा जो पहले पब्लिकेशन आए हुए हैं, उसकी जो कोई पहले बुक आई हुई है वो कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, इसके लिए आप जज करेंगे और ये आएगा अथॉरिटी के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्कोप, जो डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो कितनी सूचनाओं को सेटिस्फाई करता है। मींस यहां पर हम स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप मतलब एक सब्जेक्ट वो यूजर को कितने एरिया तक सेटिस्फाई करेगा, या फिर आप इसे ऐसे लगा सकते हैं पानी की एक बूंद या फिर कुछ पानी जो है आप जमीन पर डालें, वो जहां तक फैलेगा वो उसका स्कोप होगा। मीन्स ऐसे ही सब्जेक्ट का है कि वो जो सब्जेक्ट या जो आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो कितने हद तक यूजर्स को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कहाँ तक उसकी पहुंच स्थापित होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट मतलब जो इन डॉक्यूमेंट्स में सॉल्यूशन दिया गया है क्या वो फेयर है, क्या वो अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स जो डॉक्यूमेंट आप खरीद रहे हैं तो उसके जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो क्या एक्यूरेट हैं। तो एक ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखती है, कितना रिलायबल है, बायस तो नहीं है वो, ठीक है, रिलायबिलिटी कितनी है, ऑथेंटिक कितना है, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन है या नहीं है, वो चीज़ें आपको। अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं उसमें जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उनकी अरेंजमेंट किस प्रकार से है। अगर मान लीजिए आपने बुक खरीद ली और उसकी कंटेंट्स की अरेंजमेंट जो चैप्टर फर्स्ट आना था वो आपने फिफ्थ दिया, फिफ्थ जो आना था वो फर्स्ट दिया, तो इस प्रकार से या जो कंटेंट्स उसमें डिटेल में दिए गए होंगे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, ताकि यूजर को उस डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ सर्च करनी है तो दिक्कत ना हो,
ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट अगर अच्छी है तो वो डॉक्यूमेंट अच्छा है, और अच्छी नहीं है तो डॉक्यूमेंट को हम कुछ स्पेशल फीचर्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेशल फीचर्स में मैनी रेफरेंस सोर्सेज, बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स और सोर्सेज होते हैं जो कुछ स्पेशल एडिशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्पेशल चीज़ें आपको देते हैं। जैसे रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड ए डायरेक्टरी ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कनाडा, ए बेसिक स्टाइल मैनुअल विच अदर इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरीज नॉट प्रोवाइडेड। तो ये एक डिक्शनरी है, इसमें स्पेशल फीचर क्या दे दी इन्होंने, साथ में क्या दे दिया, एक डायरेक्टरी दे दी कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की यूनाइटेड स्टेट की। तो ये एक स्पेशल फीचर इसके अंदर ऐड हो गई। तो आप ये भी चेक करें कि हम जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसमें कौन सी स्पेशल फीचर है। ऐसे ही फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब बाइंडिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी ऑफ पेपर कैसा है, अगर अच्छा है तो अच्छा, और फ़ॉन्ट कैसा है, पेज मेकअप कैसा है, मतलब एक बार देखें आप, उसको चेक करें। बुक रिव्यू, उस बुक के बारे में रिव्यू कैसे मिले हुए हैं, मतलब आप कई बार जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हैं तो नीचे देखते हैं ना रिव्यू, कोई कहता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई कहता है बेकार है, तो फिर एक आप एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर आप उस आइटम को खरीद लेते हैं। लिमिटेशंस, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं वो कितना लिमिटेड है, सीमित है। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सभी सूचनाओं को सेटिस्फाई करेगा, उसमें कुछ कमियां भी होंगी, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो देख लेना। और एक फिर देखेंगे कंक्लूजन में आप जज कर सकते हैं रेफरेंस सोर्स ऊपर के दिए हुए आधारों को। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट रेफरेंस सोर्स को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि वो बेटर है या नहीं है, क्योंकि आपका बहुत पैसा लगता है उसको परचेज करने में। तो इन्हीं आधारों पर आप अब जाकर इनमें से किसी भी रेफरेंस सोर्स का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए हाउ टू इवैल्यूएट अ डिक्शनरी इन अ लाइब्रेरी, तो आप ये पास्ट रिकॉर्ड और स्कोप, अरेंजमेंट, वर्ड ट्रीटमेंट, स्पेलिंग्स, ये कुछ जो मैंने ऊपर बताए इनको आधार बनाकर आप कर सकते हैं। तो आई थिंक इस पूरे सेक्शन में इंपॉर्टेंट आपका यही था। फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब चलेंगे हम सेकंड ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में स्टूडेंट्स आपकी यूनिट्स हैं, आसान है काफ़ी। ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूमन जो है किस प्रकार से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्हें हम देखेंगे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये 3 आपके दिए गए हैं। तो इसमें से मैं ये कहूँगा कि आप जो है इन तीनों को के अंदर से गो थ्रू जाएँ, क्योंकि शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपका। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ह्यूमन जो है वो कैसे हो सकते हैं, मतलब वो किस किस तरीके से आप सोर्स वो व्यक्ति किस किस तरीके से आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। फर्स्ट है जैसे इंफॉर्मेशन जनरेटर, वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जैसे मैं कहूँ इनोवेटर हो सकता है, रिसर्च स्कॉलर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा नीचे चल के हम एक एक दो पॉइंट लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, ये एक आपकी रिवीजन क्लास है। तो रिसर्च स्कॉलर, इन्वेंटर, इनोवेशनर, डिस्कवरर, थिंकर, ऑथर, प्लानर, पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, जज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द जनरेशन। जो सूचनाओं को बनाता है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन जनरेटर। इसको 2-2-4-4 एस्ट्रोनॉमर भी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉमर क्या करता है, वो आसमान में तारों सितारों को देखकर उसके पीछे हिडन जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके सामने रखता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। फिलोसफर क्या होता है, फिलोसफर एक डीप थिंकिंग रखता है किसी सब्जेक्ट के, और एक अपनी अलग से एक व्याख्या, एक अलग से एक थिंकिंग के द्वारा एक व्याख्या जो है उस सब्जेक्ट की देता है और बहुत डिटेल में आपको बताता है। और ऑथर आपको पता ही है। इंडस्ट्रियलिस्ट, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन गैदरर, जो सूचनाओं को गैदर करता है। कौन गैदर करता है, रिपोर्टर हो गया, कोरस्पोंडेंट हो गया, डिटेक्टिव हो गया, स्पाई हो गया, पुलिस हो गई, कंपाइलर हो गया, एनुमरेटर हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके इंफॉर्मेशन गैदरर। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये कंपाइलर जो सूचनाओं को कंपाइल करता है। जैसे बिब्लियोग्राफी बनाने वाला बिब्लियोग्राफर, कैटलॉगर भी बोल सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोल सकते हैं, एनसाइक्लोपीडियालिस्ट बोल सकते हैं, रिव्यूअर बोल सकते हैं, जो सूचनाओं को कंपाइल करता है। मतलब इधर से सूचना इकट्ठे करता है और उसे सिस्टमेटिकली कंपाइल्ड करके आगे रखता है, तो वो कहलाता है आपका कंपाइलर। एक दो लाइन है स्टूडेंट, इसको देख लेना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है। जैसे एडिटर,
तो एडिटर को भी आप एडिटर आगे चलकर और भी देखेंगे, स्टाइल एडिटर हो सकता है, लैंग्वेज एडिटर हो सकता है, जर्नल एडिटर हो सकता है। तो ये जो एडिटर्स और जो टेक्निकल एडिटर्स हैं ये क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं। अब एडिटर क्या करता है, बहुत सारी सूचनाएं उसके पास आती हैं परंतु सारी काम की नहीं होती हैं, वो क्या करता है, उनमें से एडिट करके जो काम की सूचनाएं हैं उनको ही हमारे सामने रखता है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर, ऑथर हो गया, रिपोर्टर हो गया, ये सूचनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। ये इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर जैसे लाइब्रेरियन हो गया, सूचनाओं को जो डिसेमिनेट करता है, जो फैलाता है। डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया। तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, पब्लिशर्स, काउंसलर, ट्रांसलेटर जो सूचनाओं को ट्रांसलेट करता है। इंफॉर्मेशन कंसेंडर जो कंटेंट डिसाइड करता है। ऑफन द इंफॉर्मेशन नीड टू कंसेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोकन अबाउट द पॉलिसी। मतलब ये एक प्रकार का कंटेंट डिसाइड करता है कि कौन कौन से कंटेंट जो है इसमें होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इंफॉर्मेशन रिट्राइवर, सूचनाओं को रिट्राइव करना। देखिए, इंफॉर्मेशन जमा करना, कलेक्ट इंफॉर्मेशन या स्टोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन रिट्राइवर, इनमें बहुत अंतर है। जैसे सूचनाओं को इकट्ठा करना वो तो गैदर करेगा, और रिट्राइव तभी की जा सकती हैं जब पहले आपने सूचनाएं अरेंज करके स्टोर की हुई हैं, तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवर, पहले जमा की हुई इंफॉर्मेशंस को बाहर निकालना। तो ये कुछ है स्टूडेंट, इनको ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब पेरिफेरल्स इसके अलावा भी हैं जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गया, अपने अपने सब्जेक्ट में सब स्पेशलिस्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए, रिसोर्स पर्सन हो गए, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। एक ये है इनविजिबल कॉलेजेस, ये थोड़ा सा देख लें स्टूडेंट। इनविजिबल कॉलेजेस क्या होते हैं एक्चुअल में, ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जिनके पास अपने क्षेत्र की पूरी नॉलेज है, जो अपने विचार पहले लिखकर जा चुके हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो एक कॉलेज की तरह, एक स्कूल की तरह काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इनविजिबल कॉलेजेस। जैसे हम पीछे मान लीजिए पुराने किसी समय में किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति विशेष ने कोई विचार दिए थे, हम उन्हें अपने इंफॉर्मेशन का एक सोर्स मानते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इनविजिबल कॉलेजेस कहलाएंगे। तो कॉमन पीपल भी हो सकता है इसमें। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं है। इवेंट्स भी हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। नेक्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मिनिस्ट्री हो गई आपकी, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो हैं ये भी आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जो कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में है। इसमें से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह की डिपार्टमेंट की बात करूं मैं, तो ये विभिन्न प्रकार के ये प्राइमरी डाटा प्रोवाइड करते हैं। वेरियस मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड इनोवेशन। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी बनेगी, नहीं मान लीजिए कोई पॉलिसी बनेगी तो वो गवर्नमेंट ही बनाएगी, और गवर्नमेंट की किसी ना किसी डिपार्टमेंट या किसी ना किसी मिनिस्ट्री में बनेगी। तो आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइमरी डाटा कहाँ से लेंगे, इनकी साइट से या इन डिपार्टमेंट से। तो ये लिस्ट दी हुई है एक गवर्नमेंट की, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, ये एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स भी काम करती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज, इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, यूनेस्को कब बना, 1945 में, और ये लीड करता है साइंटिफिक कल्चरल एजुकेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कब बना, 1945 में बना, और ये इसके मेंबर हैं 193। ठीक है, अब तो एक दो मेंबर और बढ़ गए, आई थिंक 195 मेंबर हैं इसके अब। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में सपोर्ट करती है, नई नई पॉलिसीज बनाती है, मैन पावर प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। जो गरीब कंट्री है, मान लीजिए जो गरीब कंट्री हैं, तो यूनेस्को उन्हें भी सहायता करती है, अपनी एड्स प्रोवाइड देती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं यूनेस्को के अंतर्गत, वो ये हैं मेन बॉडीज, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनको, इनकी लिस्ट है ये, एक बार ध्यान रख लेना। बस एक दो मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। WHO 1948 में, ठीक है।
FIO ये भी 1948 में। तो ये बने हैं। तो WHO का क्या काम है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये लीडरशिप करती है हेल्थ के क्षेत्र में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। जहां पर मान लीजिए कोई महामारी किसी कंट्री में फैल जाती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। वो हेल्प कर सकती है डॉक्टर्स प्रोवाइड करके, मैन पावर प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके, और जैसे उसके रिगार्डिंग दवाइयाँ देकर, ठीक है। तो ये एक लीड करती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। एक FI फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है आपके जो है यूनेस्को का एक पार्ट है। तो इसमें भी क्या होता है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो भूख से जूझ रही हैं, जैसे नाइजीरिया हो गई आपकी और यूथोपिया वगैरह होगी, तो वो वहाँ पर फूड भी प्रोवाइड करती हैं। और जो कुपोषण का जो शिकार हैं बच्चे, उन तक खाना पहुंचाती है। या कहीं कोई मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो गई, या मान लीजिए कोई जगह अकाल पड़ गया, तो वहाँ पर ये जो है फूड का अरेंजमेंट भी करती हैं। तो और ये वर्ल्ड में लीडरशिप प्रोवाइड करती हैं सभी देशों को, जो भी जिसको भी ज़रूरत होती है वो। एक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक ही सीमित है। तो ये एक ऐसा इकट्ठा बैंक बना दिया गया जहाँ पर जो है कंट्रीज़ जो हैं, जो जैसे चाइना, इंडिया, ये इसमें सपोर्ट करते रहते हैं, रशिया इसमें सपोर्ट करते रहते हैं। जब भी किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है तो इसमें से निकाल कर हेल्प की जा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं आपकी, जिनकी लिस्ट ये जो है नीचे दी गई है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, लर्न सोसाइटी हो सकती हैं। तो इसमें स्टूडेंट इतना ही है। उसके बाद स्टूडेंट हमारी जो है नेक्स्ट यूनिट रहेगी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए मास मीडिया। मास मीडिया क्या है और इसके कंपोनेंट्स। मास मीडिया इट मीन्स मास मतलब बड़े लेवल पर जो सूचनाएं प्रोवाइड करता है, जो बड़े लेवल पर सूचनाएं, जैसे हम कहें न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो ये क्या करती हैं, ये बड़े लेवल पर एक टाइम पर बहुत बड़ी जनसंख्या को सूचित कर सकती हैं, मास क्षेत्र पर कर सकती हैं। तो ऐसी जो मीडिया है, ऐसा जो मीडिया है उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। इसके बारे में थोड़ा सा हम नीचे पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको जरूर करके जाएं। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और बिग नोट में भी आ सकता है। मास मीडिया इज डिफाइंड एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक कम्युनिकेशन। ये पब्लिक कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन है जिसके पास दैट हैव एज देयर फिजिकल चैनल ऑफ ट्रांसमिशन मास मीडिया, जिसके पास अपना कोई फिजिकल चैनल हो। जैसे मैं बात करूं आज तक चैनल की, मैं बात करूं जी मीडिया की, तो ये ऐसे चैनल हैं जो मास मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मास मीडिया के क्षेत्र में, आप ब्रॉड लेवल पर कहें तो मास मीडिया किसे कहेंगे, किसी टीवी चैनल को कह सकते हैं आप, प्रिंट फॉर्म में कहें तो किसी न्यूज़पेपर एजेंसी, द हिंदू को, द ट्रिब्यून को, इनको कह सकते हैं। तो ये क्या हो गए जिनका अपना फिजिकल क्या हो, मास मीडिया, जैसे टेलीविजन, रेडियो, मोशन पिक्चर, न्यूज़पेपर, बुक्स, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो मास मीडिया जो है आपका क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन द प्रोसेस वेयर द मास प्रोड्यूस मैसेज आर ट्रांसमिटेड टू द लार्ज एनोनिमस ऑडियंस। द वर्ड मास रेफर्स टू द पीपल इन द लार्ज नंबर। एक समय पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करना या सूचनाओं के द्वारा उन्हें सूचित करना, ये क्या कहलाता है, मास मीडिया। और मास मीडिया के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना आपके इन्फ्लुएंस, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और इसके स्कोप जो हैं वो थोड़ा सा आप पढ़ें। देखो भाई, ये करंट अवेयरनेस पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिपोर्टिंग वगैरह होती है, कोई भी नई घटना पड़ती है तो उस पर ये सूचनाएं प्रोवाइड करता है। और ये हमारा जो है फोर्थ स्टेट है, या हम ये कह सकते हैं कि मीडिया जो है हमारा फोर्थ स्तंभ है हमारा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देखें आप, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये रिवीजन क्लास है, पहले ही टाइम काफ़ी हो चुका है। और देखिए ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी डाल सकता है और नेगेटिव भी। अब देखिए पॉजिटिव में क्या है कि अगर ये मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको जो है पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है, कई बार ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एक पार्टी को या एक सिक्के के एक पहलू को शो आउट करते हैं, तो वहाँ नेगेटिव रेफरेंसेस जाते हैं। या फिर इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं उनमें होड़ लगी हुई होती है, कोई ऐसी अनवांटेड सी चीज़ उसको इतना मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं जिसका समाज पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हमने देखा है कि हमारे जो ये न्यूज़ चैनल है ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अभी हमारे जो चुनाव में रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर भी इनकी ऑथेंटिसिटी पर
एक सवालिया निशान उठा है। जहां 400 सीटें दिखाई गई थी, 350 सीटें दिखाई गई थी, बिल्कुल फेल हो गए थे। तो इस प्रकार से एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपने शेयर मार्केट में देखा। जैसे ही रिजल्ट आए चुनाव के, वैसे ही मार्केट बहुत डाउन चली गई थी। तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी डालता है। तो उसके बाद कंपोनेंट ऑफ द मास मीडिया, कौन कौन से हैं इसके कंपोनेंट? प्रिंट मीडिया, भाई जैसे न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जैसे विविध भारती और हमारे जितने भी जो रेडियो के चैनल FM चैनल हैं, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और किस रूप में काम करते हैं? मास मीडिया के रूप में। एक टाइम पर बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसे मास मीडिया कहा गया है। टेलीविज़न हो गया, रिकॉर्डिंग CD वीडियो हो गया, मोशन पिक्चर्स हो गए, तो इनको थोड़ा सा आप देखें। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, टेलीविज़न, स्कोप, ये बड़े लेवल पर करते हैं। चूँकि स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है सभी का सभी इस रिवीजन क्लास में कराना, बाकी एक ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका पेपर आ सकता है। मास मीडिया को ज़रूर पढ़ कर जाएँ स्टूडेंट, आप मास मीडिया को ज़रूर पढ़ कर जाएँ। आप डिटेल में ना पढ़ें, जितना मैंने बताया है इसके फीचर्स और ये ज़रूर पढ़ें आपका। और एक थोड़ा सा ICT पढ़ लें, ICT इन्फ्लुएंस्ड मास मीडिया। तो ICT के आने के बाद जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये यूनिट थी आपकी, सेकंड ब्लॉक हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड ब्लॉक की तरफ। थर्ड ब्लॉक में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस, कैश सर्विसेज। और नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी लिटरेचर सर्विसेज। तो यहाँ हम समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं। जैसे इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अब जैसे एक ओवरव्यू मैं आपको बताऊं, एक जैसे पूरा ये साइकिल चलता है, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये एक पूरा का पूरा सर्कल चलता है। तो फर्स्ट जो कंटेंट होता है वो हमारा रो डाटा होता है। अगर बात करें हम इंफॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन की देखिए स्टूडेंट, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, या फिर ये कहें सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो ऐसे डाटा को जो संगठित रूप में प्रदान किया जाता है एक सूचना के रूप में, मतलब उसको देखने से हमें कुछ ना कुछ पता चलता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे आप एक लाइन लिख रहे हैं जिसमें आपको सूचित करना है कि जैसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ है भारत 1947 आजाद, और यहाँ है हुआ। तो ये एक प्रकार के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है थोड़ा सा। तो जैसे हुआ है भारत 1947 आज़ाद, तो ये रो डाटा एक पड़ा हुआ है हमारा, और अगर इसे हम संगठित कर देंगे, एक सिस्टमेटिकली वे में डाल देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो देखिए अब इस डाटा को हमने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, तो इसका एक मीनिंग निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जब इस सूचना का हम जरूरत पड़ने पर एक्यूरेट स्थान पर उपयोग करेंगे तो वो हमारी नॉलेज कहलाएगी। तो ऐसे ही आप नीचे देखेंगे इन्फॉर्मेशन को इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डाटा प्रेजेंटेशन इन द रेडली कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म टू विच मीनिंग हैज़ बीन एट्रीब्यूट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस यूज़र, कि भाई यूज़र के संदर्भ में वो डाटा को रिप्रेजेंट करें किसमें, सिस्टमेटिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि उसका एक मीनिंग निकले। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सूचना। या फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम एक मैसेज को, जो कोई ना कोई एक मैसेज दे। मान लीजिए कोई ऐसे तथ्य हैं जो किसी को किसी बारे में सूचित करते हैं, तो वो क्या हो गई, वो सूचना हो गई। और ये क्या है, कन्वेड बाय द यूज ऑफ द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। भाई आप बोलकर भी बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। ऐसे ही आपकी, जैसे मैंने नॉलेज बताया, एट द टाइम ऑफ एक्यूरेट यूज़ करेंगे तो वो आपकी नॉलेज कहलाएगी। जहाँ तक बात है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन वन एंटाइटी टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम जब सूचना देते हैं
बोलकर या फिर किसी सिंबल से, तो वो क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन। वोकल फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन वोकल फॉर्म में भी हो सकती है। तो जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचित करता है, मीन्स कुछ बताता है, वो उसके काम की बात हो सकती है, उसके जो आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके काम की बात हो सकती है, वो चाहे आपकी वोकल फॉर्म में हो, बोलकर बताए या सिंबल से बताए, तो वो क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन। और जब हम ये चीज़ें कन्वे करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचित करता है, परंतु उसमें माध्यम क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टेलीकम्युनिकेशन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, तो वो क्या कहलाएगा? टेलीकम्युनिकेशन। तो ये छोटा सा ओवरव्यू आपको मिल गया। अब नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें जो है सूचनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों में हमें सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमें सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं लॉयर हूँ, मान लीजिए मुझे केस लड़ना है, तो मुझे उससे रिलेटेड सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं एक इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट हूँ, उस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे जो है सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिनके कारण हमें जो है सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। हम डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब कार्यों को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? इन्फॉर्मेशन की। अब है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, आपकी किस किस प्रकार की नीड हो सकती है? करंट इन्फॉर्मेशन नीड हो सकती है, भाई मुझे जो है अपने आप को अपडेट रखना है, तो मैं करंट टॉपिक्स पर जो है सभी सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो मेरी हो सकती हैं। या मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा हूं, तो मुझे उस क्षेत्र में जो नई सूचनाएं आई हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या करंट बना है, तो उससे मुझे रूबरू होना जरूरी है। तो मेरी करंट इन्फॉर्मेशन नीड हो सकती हैं, एग्जॉस्टिव हो सकती हैं। एग्जॉस्टिव में क्या? परिपूर्ण, संपूर्ण मुझे सूचनाएं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक टॉपिक पर रिसर्च करने की सोच रहा हूं, तो मुझे उस टॉपिक पर ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में संपूर्ण सूचना होना आवश्यक है। तो मेरी ये नीड हो सकती है। एवरीडे नीड हो सकती है। एवरीडे नहीं, मैं छोटे छोटे दैनिक कार्य करने के लिए मैं जो है वो कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स है, तो मुझे जो है चाहिए कि भाई 1 लीटर पानी में 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इस तरह की जो है मुझे बेसिक एक, मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा जो है, मान लीजिए मैं किसी चीज़ को गर्म कर रहा हूँ या मैं उसे जो है हॉट उसमें डाल रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चाहिए कितने टेम्परेचर पर वो गर्म हो जाएगी। तो मुझे एवरीडे जो ज़रूरत पड़ेगी उस पर भी मुझे सूचनाएं चाहिए। कैचअप, मैं अपने आप को अपडेट रखना चाहता हूँ, ऑल ओवर डेवलपमेंट पूरे कंट्री में या वर्ल्ड में क्या चल रही है उसके बारे में मेरी नीड हो सकती है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आप नीचे देख सकते हैं, इसमें 2 प्रकार की सर्विसेज दी हैं लाइब्रेरी के क्षेत्र में। एक होती है रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस और एक होती है एंटीसिपेटरी। रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस वो होती है जब यूजर आके लाइब्रेरी में कोई सूचना मांगता है, मींस वो रिस्पॉन्स देता है कि भाई मुझे ये सूचना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन। एंटीसिपेटरी ये होती है, अब जैसे लाइब्रेरियंस काम करते करते इतने तो अवगत हो ही जाते हैं कि XYZ यूजर को ये सूचनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है, मतलब वो एंटीसिपेट कर लेते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है यूजर को देख के, या फिर जिस मूड की वो लाइब्रेरी है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी है, तो उसे पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही यूजर यहाँ आएंगे, तो वो एंटिसिपेट कर सकता है, वो उसे पहचान सकता है उस यूजर को देखकर कि इसे ये क्या जरूरत होगी। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो क्या कहलाएंगी? एंटिसिपेटरी सर्विसेज। अब उसके बाद है ये जो सर्विसेज हैं आपकी, ये थोड़ा सा कैटेगराइजेशन किया हुआ है इसका। जैसे ये हो गई ना आपकी, जैसे मैं फर्स्ट करूँ रिस्पॉन्सिव सर्विस, रिस्पॉन्सिव में कौन कौन सी आएंगी? प्रोविजन ऑफ जनरल सर्विस, भाई यूजर को जनरल सर्विस भी चाहिए होती है। रिस्पॉन्सिव में जनरल सर्विस, वो आकर ये पूछ सकता है सर मैथमेटिक्स की बुक कहाँ पड़ी है, सर ये लाइब्रेरी में जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है, तो ये जनरल सर्विसेज भी हो सकती हैं। या फिर वो रेफरेंस सर्विस ले सकता है। रेफरेंस सर्विस भी 2 प्रकार की होती है, एक रेडी रेफरेंस सर्विस, जस्ट उसे चाहिए सर मुझे इस वर्ड का मीनिंग जो है कहाँ मिलेगा, डिक्शनरी में मिलेगा, तो थोड़ा जो जल्दी से मिल जाए किसी वर्ड का मीनिंग हो गया। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, तो वो कहेगा सर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा लिटरेचर चाहिए। तो लॉन्ग रेंज में क्या होता है? ऐसी सर्विसेज जो ब्रॉड लेवल पर प्रोवाइड की जाए, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। लिटरेचर सर्च सर्विस, जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, रिसोर्स स्कॉलर है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिटरेचर चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए मैं लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन पर
रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम लिटरेचर सर्च सर्विस। और दूसरी एक बात, ये लिटरेचर सर्च सर्विस किस प्रकार से प्रोवाइड की जा सकती है, ये इसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिया जा सकता है, इसकी बिब्लियोग्राफी बनाई जा सकती है, या फिर उस सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफी कंपाइल की जा सकती है। असिस्टेंस सर्विस हो सकती है, लाइब्रेरी में यूजर्स आए, असिस्टेंस इन द यूज ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन एंड द लाइब्रेरी टूल्स। पूछ ले सर ये ओपेक कैसे यूज़ होगा, तो लाइब्रेरी टूल्स ही है तो उसको यूज़ करने के लिए पूछ सकता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है ये रिस्पॉन्सिव सर्विस में। वो कहता है सर मुझे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस चाहिए, मतलब वो एक टॉपिक बता देता है और इससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट हैं वो मुझे चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट करता है, तो लाइब्रेरियंस या जो लाइब्रेरी में काम करने वाले व्यक्ति हैं उस डॉक्यूमेंट को सर्च आउट करेंगे और उसके डोर स्टेप तक उसे पहुंचाएंगे। दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। रेफरल सर्विस में क्या है, जहाँ यूजर कोई सूचना पूछता है परंतु लाइब्रेरी में होती नहीं, तो लाइब्रेरियन क्या करता है, उसको रेफर कर देता है कि ये सूचना हमारे पास नहीं है परंतु ये आपको उस इंस्टीट्यूशन में या वहाँ मिल सकती है, तो दैट इज कॉल्ड रेफरल सर्विस। तो इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया, आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही है ये। उसके बाद है एंटीसिपेटरी सर्विस। एंटीसिपेटरी सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस। भाई यूज़र आ गया, रिसर्च स्कॉलर आ गया लाइब्रेरी में, तो डेफिनेट वो करंट टॉपिक पर सूचना ही मांगेगा। कंसेंटेंट टाइप सर्विस हो सकती है, वो किसी बुक के कंटेंट्स मांग सकता है। रीडर एडवाइजरी, रीडर कई बार पूछता है कि सर मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा गाइड कीजिए, एडवाइस कीजिए। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग हो सकती है कि भाई अब जैसे रिसर्च स्कॉलर है, कई सूचनाओं को नहीं पता उसे कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, तो उसके बारे में पूरा लिटरेट करना वो कहलाएगी आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी सर्विसेज। तो ये दो प्रकार की होती हैं, इनमें एंटीसिपेटरी और रिस्पॉन्सिव, ये दोनों मैंने बता दी। वेब बेस्ड जो इंटरनेट पर अवेलेबल हो। देखिए स्टूडेंट्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई इंफॉर्मेशन सर्विस के। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। कौन कौन सी रेफरेंस सर्विसेज होती हैं आपकी। देखिए स्टूडेंट, रेफरेंस सर्विस वास्तव में होती क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। जब यूजर और डॉक्यूमेंट, ये दो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट, इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करवा दिया जाता है, किसके द्वारा, लाइब्रेरियन के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस सर्विस। मेल फॉर्म में स्टूडेंट आया, सर मुझे ये बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियंस क्या करेंगे, रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या करेगा, रेफरेंस लाइब्रेरियन इस यूजर की इस डॉक्यूमेंट तक पहुंच स्थापित करवा देगा, तो दिस इज द रेफरेंस सर्विस। तो ये रेफरेंस सर्विस हो सकती है, रेफरेंस सर्विस होती है, हो सकती है, क्या हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस सर्विस का ओरिजिन कब हुआ और रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस उन दोनों में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं इसे। रेफरेंस सर्विस मैंने बता दिया आपको, अकॉर्डिंग टू द सर्विस एंड फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इन द टू कैटेगरीज। मीनिंग रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड द प्रेजेंट डेफिनेशन रेफरेंस सर्विस दैट आर डिफिकल्ट हाउ द डिस्कस अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन लाइब्रेरी। हाँ ये रहा, देखो अकॉर्डिंग टू द, इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ द लाइब्रेरी टर्म्स, रेफरेंस सर्विस इज दैट फेज ऑफ द लाइब्रेरी वर्क। ये लाइब्रेरी कार्य का एक ऐसा फेज है जहां पर, जिसमें विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड द असिस्टेंस टू रीडर सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड इन यूजिंग सोर्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के सोर्स को जो है उपयोग कैसे किया जाएगा और यूज़र की हेल्प की जाएगी, उसकी असिस्टेंस की जाएगी सूचनाओं को सर्च करने में। तो इस प्रकार का जो लाइब्रेरी का कार्य है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेफरेंस सर्विस। तो आप इसका मीनिंग और ये थोड़ा सा देख लें। अब ये ओरिजिन कब हुई, देखिए रेफरेंस सर्विस ओरिजिन हुई यूएसए में। सबसे पहले यूएसए की जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी उन्होंने जो है इसके बारे में सोचना शुरू किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 1876 एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सैमुअल एस ग्रीन। अब ये कुछ व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स, इस पर किया था। तो यहाँ से इसका जो है एक प्रकार से उद्भव मान सकते हैं रेफरेंस सर्विस का। और 19th सेंचुरी के, मतलब ये कहते हैं उसके एंड में आकर जो है ये सर्विसेज लाइब्रेरी अमेरिका के अंदर, अमेरिका की पब्लिक लाइब्रेरीज में प्रोवाइड की जाने लगी। यहाँ थोड़ा सा देख लेना आप। और सबसे पहले द फर्स्ट फुल टाइम रेफरेंस पोजीशन, मतलब लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंस लाइब्रेरियन की फर्स्ट पोजीशन जो है बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में कब हुई, इन 1989 में। और रेफरेंस वर्क अपीयर्ड
फर्स्ट टाइम इन द इंडेक्स टू द लाइब्रेरी जर्नल। और ये जो इंडेक्स टू द लाइब्रेरी जर्नल है इसमें फर्स्ट टाइम रेफरेंस वर्क के बारे में जिक्र हुआ था। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लें, यूएसए में इसका उद्भव हुआ था। अब बात आती है इंफॉर्मेशन सर्विस की कि भाई इंफॉर्मेशन सर्विस, देखो इंफॉर्मेशन सर्विस और रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस में तो क्या करते हैं हम, सिर्फ यूजर को सूचित करते हैं, सिर्फ सूचना प्रोवाइड करते हैं, वो आके कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ सूचना प्रोवाइड कर सकते हैं। और रेफरेंस सर्विस में क्या होते हैं, सूचना देने के साथ साथ उसे उस डॉक्यूमेंट तक भी पहुंचाते हैं जो डॉक्यूमेंट उसे चाहिए। तो दोनों में बेसिकली अंतर जो है वो यही है। इसका ओरिजिन एक बार आप देख लें। और इंफॉर्मेशन सर्विस जब, जहाँ तक बात है कि इसका उद्भव कब हुआ, जब ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इसको कई लोग तो इसको 60 to 97 के बीच में मानते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना 1960 से लेकर 97 में ICT का जब उदय हुआ तो उसके बीच में ही इंफॉर्मेशन सर्विस नाम की चीज़ हमारे सामने आई। रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस में बेसिक अंतर क्या है, ये है ट्रेडिशनल सर्विस और ये है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सर्विस में क्या, लाइब्रेरियन आपके पास आएगा, कहेगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ और उस डॉक्यूमेंट से आपका मिलान करा देगा, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में क्या है, वो सिर्फ आपको सूचना करेगा कि वो बुक वहाँ मिलेगी। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, एम्फेसिस टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट, इसमें जो है ज़्यादातर प्रभाव किस पर रहता है, प्रोवाइड, डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने पे। एम्फेसिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, यहाँ जस्ट एक सूचित किया जाता है और यहाँ डॉक्यूमेंट तक पहुँच स्थापित की जाती है। यूजर इज गिवन द मटेरियल और डायरेक्टेड टू द लोकेट द मटेरियल, कि भाई यूजर को जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या उस तक निर्देशित किया जाता है या उस तक उसकी पहुंच स्थापित, उसको लोकेट, उसको दे दिया जाता है। परंतु इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। एम्स टू बी इंस्ट्रक्ट यूजर, इसका उद्देश्य होता है यूजर को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट करना, मतलब पूरा ज्ञान उस डॉक्यूमेंट के बारे में प्रोवाइड करना। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान कम होता है, जस्ट सूचित किया जाता है कि भाई लाइब्रेरी में यह डॉक्यूमेंट है या नहीं है, नहीं है बस इतना ही। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पूरा गाइड किया जाएगा कि भाई नहीं है तो वो कहाँ मिल सकता है। तो सर्विस प्रोवाइड ऑन द डिमांड, ये जो है ऑन डिमांड होती है और ये सर्विस जो है आपकी एंटीसिपेटरी होती है। जैसे यूज़र आया, हाँ भाई क्या करने आया है लाइब्रेरी में, सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बता दिया जाएगा ये चीज़ वहाँ है। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस में। टाइप ऑफ सर्विसेज जैसे मैंने बताया था, रिस्पॉन्सिव, इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है आपका। ये जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। रेफरेंस सर्विस मैंने बता दिया, इसको हम पर्सनल सर्विस भी बोलते हैं, रेफरेंस सर्विस को पर्सनल सर्विस भी बोलते हैं। विच इज़ प्रोवाइडेड इन द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र, रिक्वेस्ट में भी फॉर डायरेक्शनल गाइडेंस हो सकती है, लोकेटिंग आंसर हो सकती है, या कोई बुक जो है वो फाइंड करनी है, उस बुक तक पहुँच स्थापित करनी है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आता है कि भाई आपकी रेडी रेफरेंस जो थोड़े से समय में छोटे छोटे आंसर्स जो होते हैं उनको सोल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म कह सकते हैं या शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कह सकते हैं, और जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगे, वर्स्ट टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे, वो सर्विस आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, चूँकि ये एक रिवीजन क्लास है तो इसमें हम इतना ही जाएगा। एंटीसिपेटरी में आपका जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस, कॉन्सेंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होती जा रही है। आप अगर मान लीजिए ये वीडियोज़ देखकर भी पेपर देने जाएंगे तो आई थिंक थोड़ी सी आपकी थिंकिंग है, थोड़ा सा आपकी सोच ब्रॉड है, तो आप अपने पेपर को इन पर भी आप कर पाएंगे। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। इनकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे एक आगे चलकर आप मैनेजमेंट वाले पेपर में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे उसको बोलते हैं पोर्ट स्कोप, मीन्स आपको इसकी अरेंजमेंट करनी है। मैनेजमेंट, किसी की भी मैनेजमेंट करेंगे तो ये 5 या 7 फंक्शन जो हैं ये आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ये क्या होंगे, प्लानिंग, कि भाई आप जो है पहले चूज करेंगे, देखेंगे। प्लानिंग इज द प्रोसेस डील विद द ड्राइंग ऑफ इंक्लूड द वर्किंग प्रोग्राम फॉर द और एन ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन मीटिंग द शॉर्ट टर्म वेल लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब क्या है कि आपको एक प्लानिंग करनी होगी, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए ऊपर दी गई जो रेफरेंस सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, तो वो किस किस प्रकार से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि आपके पास किस किस प्रकार के यूजर्स आ सकते हैं, क्या क्या सूचनाएं मांग सकते हैं। तो उस पर एक प्लानिंग जो है आप वो करें। तो आप कौन कौन सी करेंगे, उसके बाद उसको
ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आपने प्लानिंग कर ली किस प्रकार के यूज़र आएंगे, यूज़र्स की क्या क्या नीड हो सकती हैं, उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई यूज़र हमारे पास ये आ सकते हैं, और वो है रेफरेंस डिवीजन में कौन कौन सी सर्विसेज मांग सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिव और एंटीसिपेटरी 2 सर्विसेज वो मांग सकते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई एंटीसिपेटरी सर्विस हम किस व्यक्ति को दें, कि भाई कौन संभालेगा इसको, तो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे। उसके बाद स्टाफिंग, कौन ये प्रोवाइड करेगा, उसके लिए हम स्टाफ अपॉइंट करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कौन एंटीसिपेटरी प्रोवाइड करने में सक्षम होगा और कौन रिस्पॉन्सिव। उसके बाद डायरेक्टिंग, एक हेड होगा, एक लाइब्रेरियन होगा, वो समय समय पर डायरेक्ट करेगा इन व्यक्तियों को, जो स्टाफ अपॉइंट किया उनको। फिर एक कोऑर्डिनेशन, देखिए कोई भी कार्य जो है बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता, आपसी सहयोग के। कई बार होता है कि एक व्यक्ति को कोई सूचना नहीं पता है तो वो दूसरे व्यक्ति से पूछकर आपस में कम्बिनेशन करके कर सकता है। रिपोर्टिंग, समय समय पर जो है ये स्टाफ रिपोर्ट करेगा अपने हेड को कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इतनी इतनी चीज़ें मैं जो है कर पा रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंस एंड बजट, इस पूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या इसका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास बजट भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यूनिट नंबर 10 लिटरेचर सर्च सर्विस। इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे पेपर नंबर 228 में, वहां पर भी है लिटरेचर सर्च सर्विस। तो लिटरेचर सर्च सर्विस वास्तव में होती क्या है स्टूडेंट? देखो सबसे पहले तो हमें समझना है कि लिटरेचर सर्च सर्विस होती क्या है। देखिए लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न प्रकार के यूजर्स आते हैं और ये लिटरेचर सर्च सर्विस जो है वो स्पेशली जो रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं ना, रिसर्च स्कॉलर्स, उनको प्रोवाइड की जाती है। या फिर कोई व्यक्ति, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, वो किसी टॉपिक पर कोई ना कोई रिसर्च या इनोवेशंस कर रहा होगा, ये स्पेशली ये लिटरेचर सर्च सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है। अब उसमें होता क्या है कि एक मान लीजिए रिसर्चर किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसे सारी सूचनाएं चाहिए, संपूर्ण ज्ञान चाहिए। मीन्स वो मैथमेटिक्स पर अगर मान लीजिए रिसर्च कर रहा है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितना समाज में, जितना हमारी कंट्री में, जितना वर्ल्ड में चल रहा है, उससे रिलेटेड सारा ज्ञान उसे होना चाहिए। मतलब उस सब्जेक्ट का पूरा लिटरेचर उसे पता होना चाहिए। यहाँ लिटरेचर का मतलब स्टूडेंट ये नहीं है कि ड्रामा, फिक्शन, पोइट्री, यहाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा कलेक्शन उसके बारे में। तो ये लिटरेचर सर्च सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? यूज़र जो रिसर्च स्कॉलर आता है वो आकर डिमांड रखता है अपनी कि सर मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड मुझे जो है पूरे लिटरेचर के लिए पूरा, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा कंटेंट मुझे चाहिए। तो लाइब्रेरियंस क्या करते हैं, वो उस कंटेंट को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले तो यूज़र को समझते हैं। देखिए ये 2 तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे एक हो गया यूज़र प्रोफाइल, अब मैं आपको बताता हूँ यूज़र प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये सूचनाएं जो ये लिटरेचर सर्च सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो उसे सबसे पहले तो अपने यूज़र को समझना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा, उसके क्वेश्चन को समझना होगा, उसका जो है रिसर्च वर्क समझना होगा कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। फिर वो उन रिक्वायरमेंट्स को मैच करेगा, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रोफाइल से मैच करेगा, उस डॉक्यूमेंट से, जिससे मैच हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट उस यूज़र को दे दिया जाएगा। तो ये एक पूरा ब्रॉड लेवल पर अगर आप पढ़ेंगे तो लिटरेचर सर्च सर्विस ये होती है। अब इसमें बहुत सारी अप्रोच होती हैं लिटरेचर सर्च सर्विस में। भाई ऑथर से चाहिए स्टूडेंट को, सब्जेक्ट से चाहिए स्टूडेंट को, तो ये आगे चल के आप 228 में डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ हम एज ए सर्विस वो कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअल में प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ हम नीचे थोड़ा सा नीचे चलकर देखेंगे लिटरेचर सर्च सर्विस। लिटरेचर सर्च सर्विस इज एन एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण सर्च फॉर द पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट कंडक्ट सिस्टमेटिकली यूजिंग ऑल बिब्लियोग्राफिकल और सभी, मतलब ये जो है ना सर्च की जाती है कि कैसे सभी टूल्स जो है लाइब्रेरी के यूज किए जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें विभिन्न प्रकार की बिब्लियोग्राफीज भी होंगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब क्या है, लिटरेचर सर्च प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एक्टिविटी, क्योंकि भाई जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है उसे तो पता होना चाहिए ना क्या पहले इस सब्जेक्ट में हो चुका है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एनी रिसर्चर while starting any new research project need to know detail what already has been published on his her research। जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है उस पर क्या क्या पब्लिश हो चुका है उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये लिटरेचर सर्च सर्विस कौन कौन करता है? ये लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन या ये फिर लाइब्रेरियन कोई व्यक्तियों को अपॉइंट करता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब क्या कहते हैं कि भाई रिसर्च सर्विस एंड कंपाइलेशन ऑफ द सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। अब देखिए आपने क्या है, आपने लिटरेचर सर्च कर लिया,
आपने जो रिसर्चर ने डिमांड दी थी वो डिमांड आपने उसकी जो है सुन ली और उसे पहचान लिया, और आपने वो डॉक्यूमेंट भी सर्च कर लिए कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स में ये टॉपिक्स मिलेंगे जो यूज़र ने मांगे थे। तो अब यूज़र को किस फॉर्म में देंगे, हम जो है उसको इतने सारे डॉक्यूमेंट तो दे नहीं सकते। मान लीजिए 50 डॉक्यूमेंट है, उन 50 के 50 डॉक्यूमेंट को उठाकर उसको नहीं दिया जा सकता, एक दो बुक हो दी जा सकती। तो हम क्या करेंगे, उस पर उनकी पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, और मैंने बताया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। तो हम एक बिब्लियोग्राफी बनाएंगे उसके सब्जेक्ट पर। तो ये जो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है ये वही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर हमने सर्च किया है उस पर हम एक सब्जेक्ट, डिटेल सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी बनाकर प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड, अब आप यहां समझ गए होंगे लिटरेचर सर्च क्या है और कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी क्या है। क्योंकि देखिए यूजर को हमने सर्च तो कर लिया, यूजर को जब हम देंगे तो किस फॉर्म में देंगे, उसके सब्जेक्ट पर अवेलेबल जितना भी मटेरियल है उसकी एक बिब्लियोग्राफी हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो उसकी रिसर्च में काम आए। सर्च प्रोसेस देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लें, ये स्टेप्स हैं आपके। अगर हम मान लीजिए लिटरेचर सर्च करते हैं मैनुअल फॉर्म में, एक तो कंप्यूटर पर किया जाता है, एक मैनुअल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, डिसीजन ऑन द स्कोप, कवरेज एंड पीरियड। अब देखिए जैसे यूज़र ने डिमांड की, जब तक आप नहीं समझेंगे कि वो यूज़र को क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए और वो सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या आएगा, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सब्जेक्ट जो है, किस सब्जेक्ट पर लिटरेचर यूज़र को चाहिए। उसके बाद डिसीजन, हम डिसीजन लेंगे कि इस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है। उसके बाद फॉर्मुलेशन करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से तरीके से हम इसे सर्च करें। फिर है स्कैनिंग, आपने देख लिया, आपने ये फॉर्मुलेट कर दिया कि ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, वो चाहे प्राइमरी सोर्स हो, टेटी हो या जो सेकेंडरी सोर्स हो, उनको फिर हम स्कैन करेंगे और फिर उनके अंदर एंट्री मेकिंग करेंगे, मीन्स उनके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। फिर उसके बाद उस लिटरेचर को हम जो हमने ढूंढा है, लिटरेचर जो यूज़र को चाहिए, उसका जो है चाहे हम बिब्लियोग्राफी के रूप में या कंटेंट के रूप में उसकी एक अरेंजमेंट करेंगे और उसका एक इंडेक्स बनाएंगे। ये प्रोसेस होती है। ये सिर्फ प्रोसेस किसके लिए है, जो हमें लिटरेचर सर्विस सर्च करनी है, और अगर हमें प्रोवाइड करनी हो तो फिर हम उसे जो है उसकी एक बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, या फिर और कोई मतलब फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी नहीं बनाकर एक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हैं स्टेप्स आपके, इनको थोड़ा सा देख लेना। जब हम ये सर्च करते हैं, अब ये कंप्यूटर पर कैसे की जाएगी, तो कंप्यूटर पर तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जो है वो रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। तो आप इस पर ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द बिब्लियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिश्ड लिटरेचर, इट डिसेमिनेट ओपन न्यू विजडम। मतलब ये आईसीटी का यूज़ करके भी हम जो है ये सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने सर्च प्रोसेस वहाँ किया, हमें लिटरेचर सर्च करना है मैथमेटिक्स पर, तो हम एक सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और सॉफ्टवेयर जाकर हम जो है वो डिटेल वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे चैट जीपीटी काम करती है या गूगल सर्च काम करता है, वैसे ही हम उसे सर्च करके प्रोवाइड कर देंगे। वही है, उसमें भी यही स्टेप होते थे आपके, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, डिसीजन, इंटरनेट एक्सेस आपकी है। देखिए कंप्यूटर पर करेंगे तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। लॉग इन द सर्च सर्विस प्रोवाइडर, अब देखिए लॉग ऑन द सर्च सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे बहुत सारे कंसोर्टिया और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये सर्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर ऑनलाइन मटेरियल होता है, वेबसाइट्स होती हैं, वो है या नहीं है। सिलेक्ट, फिर एक सिलेक्ट करेंगे डाटाबेस कहाँ से आप ये सर्विस देंगे, उसके बाद फॉर्मुलेट, और ये सिलेक्ट और करके हम सीडी की फॉर्म में और इसमें हम जो है दे सकते हैं। अब जैसे इंटरनेट एक्सेस जो है कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैं बात करूँ, एयरटेल है अपना, BSNL है अपना, अब तो बहुत सारे आ गए हैं वो, तो वो भी होना ज़रूरी है। तो ये आप एक बार करें इसमें से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस एक्चुअल में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जो डाटाबेस की मैं बात करूं, डाटाबेस जो है कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे, कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द डाटाबेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वो कौन सा हो सकता है, वर्ड ओरिएंटेड हो सकता है डाटाबेस, न्यूमेरिक हो सकता है, इमेज में हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये डाटाबेस के जो है अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। अब डाटाबेस सर्विसेज जो हैं वो देखिए डाटाबेस सर्विसेज के लिए जो है कुछ ऐसे डाटाबेसेस हैं जो सिर्फ सेकेंडरी पीरियोडिकल प्रोवाइड करते हैं, पब्लिशर ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। ऐसे पब्लिशर हैं जो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स पर जो है डाटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे नीचे आप आकर देखेंगे,
एक ये डाटाबेस है, मतलब ये डाटाबेस, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डाटा होगा उसकी वेल अरेंजमेंट होगी। मान लीजिए साइंस पर आपको डाटाबेस चाहिए तो साइंस का आप लेंगे, उसमें साइंस से रिलेटेड जितने कंटेंट्स होंगे, जितनी मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स होंगे, उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया हुआ होगा कंप्यूटर पर और उसकी एक एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी इंटरनेट के द्वारा। उसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे कैस, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ये एक डाटाबेस है। जैसे CA+, ये भी एक डाटाबेस है। तो इस पे आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डाटाबेसेस आप देख सकते हैं। एक जैसे इसमें इम्पोर्टेंट होगा आपका ये मेडलाइन, मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा डाटाबेस कौन है? ये मेडलाइन जिसको बोलते हैं हम, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। ये ऑनलाइन डाटाबेस है, यहाँ से आप मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। एक पबमेड है, ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं स्टूडेंट। प्राइमरी पीरियोडिकल प्रोवाइड करने वाले वो सेकेंडरी थे, ये प्राइमरी। साइंस डायरेक्ट। एक है एग्रीग्रेटर। एग्रीग्रेटर एक्चुअल में क्या होता है? मीडियोकर होता है स्टूडेंट। ई जर्नल्स पब्लिश इन द एडिशन टू प्रोवाइड द फुल टेक्स्ट एक्सेस टू देयर पब्लिकेशन फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक डाटाबेस बनाया हुआ है, या मान लीजिए मैं ऑनलाइन ई जर्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। देखो मैं अपनी वेबसाइट से तो प्रोवाइड करता ही करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ब्रॉड लेवल पर काम हो, तो मैं इसके लिए कुछ वेंडर्स अपॉइंट कर लेता हूँ, कुछ वेंडर्स या कुछ अन्य व्यक्तियों की सहायता ले सकता हूँ जो एक मीडियम का काम करते हैं मेरे लिए, मेरे इस डाटाबेस को सेल करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड एग्रीग्रेटर। जैसे ये रहा ऑन वेबसाइट आर आल्सो मेकिंग देयर ई रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू द वेंडर और अदर थर्ड पार्टी मीडियोकर। तो मैं थर्ड पार्टी को जो है अपॉइंट कर लेता हूँ अपने जर्नल्स और अपने मटेरियल को सेल परचेज करने के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीग्रेटर। और ऐसा एग्रीग्रेटर कौन है? अबेस्को ये एक पब्लिशर है, अबेस्को होस्ट, ये 2-4 हैं, इनको हम एग्रीग्रेटर्स बोलेंगे, जो एक थर्ड पार्टी का काम करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं आपके मटेरियल को सेल परचेज करने के लिए। ऐसे ही एक जेगेट है, ठीक है। और ये लास्ट में आया भी हुआ है शॉर्ट नोट के रूप में। डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरी जो आपका मटेरियल डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जिसमें बुक्स आपकी मैनुअल फॉर्म में होती हैं, और डिजिटल में डिजिटल रूप में बुक्स आपकी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे एक बुक है आपकी, उसको मैं डिजिटाइज कैसे करूँगा? या तो उसको PDF फॉर्म दे दूंगा या उसको इमेज में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप एक बार देख लें स्टूडेंट्स, ये यूनिट भी, ये सेक्शन भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और उसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अब आएंगे स्टूडेंट हम फोर्थ ब्लॉक पे। फोर्थ ब्लॉक पे आपकी हैं यूनिट 11, 12, 13 और 14। तो इनमें से एक ये मार्केटिंग वाली जो है, और इसमें एक पॉइंट जरूर आप करना, मार्केटिंग मिक्स, वो जरूर करना। तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ओवरव्यू के थ्रू कि यूज़र एजुकेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या है और यूज़र स्टडी क्या है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आसान सी यूनिट्स हैं। तो अभी नीचे चलेंगे हम। यहाँ देखिए यूज़र एजुकेशन एक्चुअल में क्या होती है स्टूडेंट। यूज़र एजुकेशन, जैसे एजुकेशन और यूज़र, ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल सिंपल हैं। यूज़र एजुकेशन इट मीन्स यूज़र को एजुकेट करना, यूज़र को एजुकेट करना। और चूंकि ये हमारी लाइब्रेरी के अंदर यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे लाइब्रेरी की फंक्शनिंग समझने के लिए एजुकेट करना। लाइब्रेरी में किस प्रकार से वर्किंग होती है, कैसे वो अपने जो है काम के डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा, किस प्रकार से वो लाइब्रेरी के अंदर बिहेव कर पाएगा, किस प्रकार से वो लाइब्रेरी में जो है अपनी सूचनाओं को सर्च कर पाएगा, किस प्रकार से लाइब्रेरी के जो वो टूल्स हैं जैसे कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उसको समझ पाएगा। तो उस पूरी प्रोसेसिंग के बारे में, हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी के बारे में गाइड करना यूज़र को, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र एजुकेशन। तो इसे थोड़ा सा नीचे हम चलकर और डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशंस में आप ये देखेंगे, यूज़र एजुकेशन में डिफाइंड एज द प्रोसेस और प्रोग्राम थ्रू आउट विच द पोटेंशियल यूज़र, वो यूज़र कौन कौन से हो सकते हैं? साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिकल, एकेडमिशियन, स्टूडेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर मेड अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर मोटिवेटेड टू यूज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज।
तो देखिए इनको जो है आपको मोटिवेट करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि आप लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार से मटेरियल को यूज़ कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपका यूज़र आ जाता है लाइब्रेरी में, वो अवेयर नहीं होता है कि लाइब्रेरी को हमें किस प्रकार से यूज़ करना है, तो हमारा जो लाइब्रेरी का बेसिक पर्पज़ है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उसको एजुकेट करते हैं, और उसको एजुकेट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेज कर सकते हैं, हम सेमिनार कर सकते हैं, और नए स्टूडेंट्स जो आए उनको जो है एक मीटिंग के थ्रू भी बता सकते हैं कि कौन सा सोर्स किस प्रकार से यूज़ होगा और कहाँ वो मिलेगा। तो एक प्रकार से पूरी प्रोसेसिंग को के बारे में बताना, तो वो क्या कहलाएगा आपका यूजर एजुकेशन। इसका हिस्टोरिकल व्यू और ये स्टूडेंट आप पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन करा रहे हैं। अब मेथड कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स आपके, जैसे मान लीजिए भाई आप यूज़र को एजुकेट करेंगे तो ये मेथड्स हैं। आप लेक्चर मेथड के द्वारा कर सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं, गाइड टूर लगा सकते हैं। तो ग्रुप इंस्ट्रक्शंस जो है वो इस प्रकार से यूज़र को एजुकेट किया जा सकता है। दूसरा ग्रुप इंस्ट्रक्शन एक और प्रकार है, जैसे कोई फिल्म के द्वारा, फिल्म टेप, ऑडियो, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। आप कोई इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बुक के द्वारा दे सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी प्रोसेसिंग पर आपने कोई पम्पलेट पब्लिश करा रखा है, या फिर कोई जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, समय समय पर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐड करते हैं, तो उस तरीके से भी आप जो है यूज़र को जो है एजुकेट कर सकते हैं हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी। अब ये लेक्चर मेथड क्या है, सेमिनार क्या है, इसमें यही डिटेल में दिया हुआ है। यूज़र एजुकेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूज़र, ICT, मतलब भाई आपके जो लाइब्रेरी के अंदर जो ICT रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर है, OPAC है, जैसे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, या विभिन्न प्रकार के जो डाटाबेसेस हैं, जैसे हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था, उन डाटाबेसेस पर आप सूचनाओं को किस प्रकार से सर्च करेंगे, कैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यूज़र को एजुकेट करेंगे, वो आपका इस प्रकार से है। जैसे डाटाबेस ऑपरेटर आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ग्रुप इंडिविजुअल्स जो है इन ऑनलाइन एजुकेशन, डिफरेंट ग्रुप्स आर कंसर्न्ड विद द ऑनलाइन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये लोग जो है आपको एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आपको किस प्रकार से वो टूल्स और ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है। इसमें थोड़ा सा देखना आप, अब यहाँ एक टर्म यूज़ होती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी देखिए स्टूडेंट यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है कि भाई कैसे हम यूज़र को एजुकेट करें, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। हम यूज़र को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसको सूचनाओं को किस प्रकार से उपयोग करना है, कौन सी सूचना आपको कहाँ पर मिलेगी, और अपनी रिसर्च में या अपनी उस सूचना को किस प्रकार से आप अपने रिसर्च वर्क में उपयोग करेंगे, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्रोवाइड करना, एक प्रकार की एजुकेशन देना, दैट इज़ कोल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी IL इज़ अ वेरी एक्टिव एरिया ऑफ द रिसर्च टुडे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल आर राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट, आर एंगेज्ड इन द रिसर्च। भाई बहुत सारे लोग जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं। इट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट विद द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन आवर लाइफ्स। और ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी फाइंड मोर एप्लीकेशन इन एजुकेशन। आप सूचनाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं एजुकेशन में, रिसर्च सेक्टर में, यदि आपको पता होगा उस सूचना को हमें किस प्रकार से उपयोग करना है। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट कब आई आपके सामने? पॉल जोवेस्की के द्वारा ये 1974 में इस कॉन्सेप्ट का जो है फर्स्ट टाइम जो है ओरिजिन हुआ था। देन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ही ऑब्जर्व्ड दैट द इंफॉर्मेशन लिटरेट आर ट्रेंड इन द एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज देयर वर्क। भाई होने चाहिए जो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करने के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यूजर्स को पूरा ज्ञान होगा, तभी तो वो सूचना ही निकाल पाएंगे। जैसे आपको कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं होगा तो कंप्यूटर पर काम कहाँ कर पाएंगे? तो जोन से साधन हैं जिनसे आप ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर हैं या ऑनलाइन जो डाटाबेसेस हैं उनका अगर आपको उपयोग ही नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से करेंगे? और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे जो दैनिक कार्य हैं, आप नीड तो आप ऐसे
कर सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन जब बेसिक इंटीग्रेडिएंट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, वर्किंग, लर्निंग, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। हम हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में, वहाँ आपको लेटेस्ट और सूचनाओं की आवश्यकता है, और उन सूचनाओं को जो व्यक्ति अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देता है, उनका उपयोग करता है, वही सक्सेस होता है अपने फील्ड में। तो आपको इन सूचनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, और इसे किस प्रकार से यूज़ करना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल आप पढ़ लेना, इसमें कुछ लंबी ज़्यादा कहानी नहीं है। एक है ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। भाई मॉडल आप समझते हैं ना कि कौन कौन से मॉडल से हम जो है यूजर्स को जो है एजुकेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल आर द यूजफुल फॉर द LIC प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम। तो आपको मान लीजिए कोई लिटरेसी प्रोग्राम प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपके सामने एक मॉडल्स भी तो हो हैं। तो एक है ये सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसको स्कॉनल बोलते हैं, डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन 1999। स्कॉनल ने जो है एक मॉडल डेवलप किया हुआ है जिस पर आधारित आप अपना इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम हेल्ड कर सकते हैं, उसे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कब आया था ये? 1999 में। अब इसमें जो है 7 स्किल्स दिखाई जाएंगी। द 7 स्किल्स रिकमेंडेड इन द मॉडल आर कॉल्ड 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट, 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या रहेगा? फर्स्ट है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंफॉर्मेशन, आपको सूचना की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले स्टेप में ये समझेंगे। डिस्टिंग्विश वे इन विच इंफॉर्मेशन गैप में बी एड्रेस्ड, कहाँ कहाँ पर आपकी सूचना संबंधित स्थितियों में कमियां हैं, उस गैप को आप किस प्रकार से ढूंढेंगे, कैसे वो पता चलेगा आपको। सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रेटजी लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि कौन कौन से ऐसे साधन या ऐसे प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जिनसे आप इन्फॉर्मेशन को लोकेट कर सकते हैं। आपने लोकेट कर लिया, अब उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच कैसे स्थापित करेंगे, वाया कंप्यूटर जाएंगे, मैनुअल जाएंगे, कैसे। फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। आपने ये सारी सूचनाएं जो है प्राप्त कर ली, अब उसका इवेल्यूशन भी तो जरूरी है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो हमारे काम की नहीं होंगी, वो हम निकाल देंगे। फिर जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उनसे कंपेयर भी करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन द वे ऑफ द एप्रोप्रिएट सिचुएशन। और जो सूचनाएं हमें मिली हैं उन्हें हम स्टीक टाइम पर उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। जहां हमें कोई चीज़ नहीं बनाने की आवश्यकता होगी वहां सिंथेसिस और बिल्ड एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ काट छाट करके उसको एक नई नॉलेज का रूप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसे हम स्कॉनल के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, तो आप इसे करें एक बार। और ज़्यादा इतना ज़्यादा कोई है नहीं। आप ये एक पॉइंट है आपका, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो है इम्पार्ट किस प्रकार से करते हैं। तो आप जैसे ही कॉलेज में स्टूडेंट आया तभी से आप इनको इन्फॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में बताना शुरू कर दें, तो इसको स्प्रेड किया जा सकता है इनटू 4 पार्ट्स में। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या बिगनर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ आप इन्हें सिखाना शुरू कर दें कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी किस प्रकार से यूज़ होगी, या इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको ज्ञान किस प्रकार से होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सोर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर से लिटरेचर सर्च कैसे करना है, कैसे आपको डाटाबेस करना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है। तो इस प्रकार की सूचना के बारे में ज्ञान देना किस लेवल पर? बिगिनिंग। आप एक कर सकते हैं एडवांस, ग्रेजुएट लेवल पर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, अंडर ग्रेजुएट एक तो बिगिनिंग में और एक मिडल में, एक फिर ग्रेजुएट होने के बाद भी आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जब व्यक्ति प्रोफेशनल हो जाता है तब भी आप सूचनाओं के बारे में उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी और एक यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन जस्ट लाइक टू एजुकेट अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी की प्रोसेसिंग के बारे में एजुकेट करना, दैट इज कॉल्ड यूज़र एजुकेशन। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हाउ टू यूज़ इंफॉर्मेशन एंड वेयर टू यूज़ इंफॉर्मेशन, ये आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहलाएगा। तो इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। तो ये यूनिट भी आपकी हो गई है। उसके बाद हम करेंगे यूज़र स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और जो हमारे जो लाइब्रेरी के अंदर रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, वहाँ पर ये यूज़र स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है।
देखिए अभी तक तो था हमने यूज़र को एजुकेट किया, ये काम है लाइब्रेरी में काम करने वाले प्रोफेशनल का। किस प्रकार से वो स्टडी कर पाते हैं अपने यूजर्स को। देखिए किसी यूज़र को एंटिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप यूज़र को नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड सूचनाएं नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी यूज़र स्टडी की टेक्निक होंगी ये भी देखेंगे हम। और दूसरा, क्या आप यूज़र को जो है किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक यूज़र प्रोफाइल बनाएंगे और उस यूज़र प्रोफाइल से भी यूज़र को स्टडी किया जा सकता है। मतलब आपको पता चल जाए कि वो किस सब्जेक्ट का यूज़र है, वो रिसर्च स्कॉलर है या वो बेसिक एकेडमिक के स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यूज़र स्टडी का मतलब है आपको यूज़र को किस प्रकार से स्टडी करना है, क्या उसकी डिमांड्स हैं, ये सब जानना यूज़र स्टडी कहलाएगा। टाइम ज़्यादा ही हो गया स्टूडेंट। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप देखें यूजर स्टडी के बारे में। इन LIC literature earliest reference we come across to the study conducted by the to the investigate the distribution of the status of the library in USA। तो वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टाइप से जो है हमने जो है एक लिटरेचर जो है लाइब्रेरी साइंस के रेफरेंस के रूप में रखा है, जहाँ हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना है यूज़र को उसकी प्रोफाइल से। प्रोफाइल मीन्स वो क्या, मतलब कौन से सब्जेक्ट का है, क्या है। प्लानिंग ऑफ यूजर स्टडी, डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं। ये थोड़ा सा पढ़े स्टूडेंट्स, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं यूजर स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट इसको मैं अब ज़्यादा डिटेल में ना करा के एक पॉइंट में आपको नीचे लेकर चलता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होती है स्टूडेंट? मार्केटिंग होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्रकार की एडवर्टाइजिंग करना। और ये एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी होती है? ये एडवर्टाइजिंग इसलिए ज़रूरी होती है स्टूडेंट क्योंकि देखिए कंपटीशन का ज़माना है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इस तरीके से हम जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उनको जो है हम जो है लोगों के सामने लेकर आते हैं। हमें जो है मार्केट को समझना होता है, हमें देखना होता है। इसमें आप एक पॉइंट जो है ये समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स क्या है इसको हम देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो स्टूडेंट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स जहाँ पर हम जो है किसी प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की जब हम मार्केटिंग करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे लाइब्रेरी की, तो हम लाइब्रेरी की मार्केटिंग करेंगे तो हमारे जो बेसिक जो 4 पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे, इसको हम जानते हैं 4P से। मार्केटिंग, पीस ऑफ मार्केटिंग, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। तो आपकी ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी तो आपकी वो क्या कहलाएगी? मार्केटिंग मिक्स। कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, मीन्स सर्विसेज। लाइब्रेरी के साइंस के क्षेत्र में बात करें तो वो प्रोडक्ट क्या होगी, वो विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे वो किस प्रकार के, उनकी प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द यूज़र रखेंगे। प्लेस, कहाँ पर इजिली रीचेबल जो होगा वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। आपने प्रमोशन तो कर दिया परंतु आप उसके लिए कहीं दूर दराज के एरिया में वो प्रोडक्ट मिलता है, आपकी लाइब्रेरी जो है दूर दराज के एरिया में, तो पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे ही प्रमोशन के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स में आप ये कह सकते हैं कि 4 पॉइंट्स को हम ध्यान में रख के मार्केटिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही अब इसमें एक पॉइंट आएगा आपका मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए लाइब्रेरीज टेक डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, ओपनिंग आवर्स, प्लानिंग न्यू फैसिलिटी और सर्विसेज, ऑफरिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द यूजर ग्रुप्स और मेकिंग फ्री प्राइज्ड सर्विसेज। तो यहाँ क्या होगा कि हमें जैसे मान लीजिए अपनी लाइब्रेरी की जो है मार्केटिंग करनी है तो उसमें हमें जो 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो उसमें बेसिक हमारा जो फोकस रहेगा वो कौन रहेगा? यूज़र। और यूज़र को ध्यान में रखते हुए हम अपने सर्विस का प्राइस डिसाइड करेंगे, हम उसकी लोकेशन डिसाइड करेंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू यूज़र्स होनी चाहिए। तो इन्हें ध्यान में रखकर हम जो है लाइब्रेरी सेंटर्स की जो है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स की जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप 4 चीज़ें देखें, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑफर्स प्रेजेंट और पोटेंशियल एम्ड एट द मीट ऑफ द नीड ऑफ द यूज़र। कि भाई सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं यूजर्स की डिमांड को पूरा करने वाले होने चाहिए। प्राइस जो है वो डिफरेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अलग अलग रहेंगे, वो टाइम टू टाइम अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी की कुछ सुविधाएं हैं, उनके लिए कुछ प्राइस रहेगा, कुछ है कुछ के लिए कुछ प्राइस रहेगा। तो वो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेस,
कि भाई आपका यूज़र जहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो ऐसा कैंपस और ऐसी लोकेशन आप चूज़ करेंगे। प्रमोशन के लिए, आप कम्युनिकेशन के लिए आप 1 वे यूज़ कर सकते हैं, 2 वे यूज़ कर सकते हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, टीवी पर दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप अपनी लाइब्रेरी का प्रमोशन कर सकते हैं। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डिलीवरी और सर्विस, आप उन लोगों को भी विशेष तौर पर ट्रेन करेंगे जिन लोगों के द्वारा ये मार्केटिंग की जाएगी। फिजिकल एविडेंस है, प्रोसेस है, तो इसको आप एक बार थोड़ा समझना स्टूडेंट। और ये करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है पेपर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये मार्केटिंग मिक्स इसमें से ज़रूर पढ़ कर जाना। दूसरी एक बात स्टूडेंट, मैंने पूरी कोशिश की है आपके पूरे इस सिलेबस को रिवाइज कराने की। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हो। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इसे जो है शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये वीडियोस पहुंच नहीं पाती और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। कोई गैस पेपर दे रहा है, कोई और अन्य प्रकार की चीज़ें मैं देख रहा हूं, उनमें विभिन्न प्रकार की चैट जीपीटी है और पता नहीं क्या क्या, मतलब कंटेंट रिलेवेंट नहीं है। तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुँचे, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करें। और मैं दुआ करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं और सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।